बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। हमारे इलाके में पूरा पानी भरा हुआ है। अभी मैं बेटी घर जा रही, 3 दिन से घर में फंसी हुई थी। आप एक खाने तक लोगों घर में मैंने निकाल के दिया जो मेरे पका हुआ है। कल रात अपने ससुराल में गुजारी, हम लोग कहीं दूर जाके, खाना है ना पीना है, सारा सामान मेरा भीगा हुआ है। वो आए ना मदद को देखें, वो तो अपनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। क्या एहसास है गरीबों का, गरीबी उनको लाए यहाँ तक। मैं बेवा औरत हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, कोई कमाने वाला नहीं है, घर का सारा सामान बह गया। अभी पानी में बैठे हैं, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। सब परेशान हुए मैं, बिल्कुल बर्बाद हो गया। टोटल पानी भरा हुआ है, घरों के अंदर सामान सारा निस्सो नाबूद हो गया है। बच्चों को लेके हम लोग नकल मकानी कर रहे हैं। पानी तो निकाले ना, कोई किसी और के घर जाएगा, उसको शौक तो नहीं है ना, कितने दिन रह लेगा किसी के घर। 9 फीट जो है ना पानी जो है ना हमारे आंगन पे चल रहे थे। घर का कुछ भी सामान नहीं बचा, किसी का पैसा जो है ना अलमारी में रखा हुआ, तो वो पैसा पूरा बह गया। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बहुत हो गया, टू मच टू मच। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। और जैसे कि आप समझ ही गए हैं कि हम कर रहे हैं कराची की बात। रोशनियों का शहर कराची, मईशत का हब कराची, मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार कौन? यही कराची। मुल्क को रेवेन्यू देने वाला कौन? अपना कराची। ये एक ऐसा शहर है जो हर वक्त चमकता था, जगमगाता था। यहाँ की रोशनियों का न सिर्फ मुल्क के हर हिस्से में रहने वाला, बल्कि जो यहाँ बाहर से आता वो शख्स भी गर्विदा बन जाता। यहाँ निजाम भी है, इंतजामिया भी, अवाम भी है और अवामी नुमाइंदे भी। फिर आखिर क्या हुआ कि ये शहर उजड़ने लगा, उजड़ता चला गया। रोशनियां मांद पड़ने लगी, मांद पड़ती चली गई। नेमत समझे जाने वाली बारिश यहाँ पर जहमत भी लेकर आती है। बरसाती नालों में बहने वाला पानी क्यों घरों में दाखिल हो जाता है? वोट के लिए जो दर दर खटखटाते थे वो ये सुन भी नहीं पा रहे कि अवाम की आवाज है क्या। और हर साल जो कराची की सूरत हाल होती है, हम इस पर ट्रांसमिशंस करते हैं, हम जगाने की कोशिश करते हैं हुक्मरानों को और इंतजामिया को। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अगला आने वाला साल पिछले साल से भी बदतर होता है। पिछले साल की बारिश, पिछले साल के हालात हम भूले नहीं हैं और आज के हालात उससे मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ किस तरह से? ज़्यादा ख़राब हैं। आज घर डूब रहे हैं, आज आशियाने उजड़ रहे हैं, माल ही नहीं जान का भी नुकसान हो रहा है। जिसने पाई पाई जोड़ी, जिसने अपना घर बनाया, उसे आज वही घर छोड़ना पड़ रहा है। कराची सबका है, लेकिन सवाल ये है कि कराची का कौन है? ये रुदाद है उन कराची वालों की जिनका घर हालिया बारिशों में डूब गया। ये पुकार है उन खानदानों की जिनके प्यारे बरसाती नालों की नजर हो गए। एक जानिब हुक्मरान नाले साफ करने के दावे करते चले जा रहे हैं और दूसरी जानिब हकीकत यह है कि कराची डूबता चला जा रहा है। 1 2 नहीं, आधा दर्जन सफाई मुहिम चलाई गई, कचरा बढ़ता चला गया, अहकामात पर अहकामात आते रहे, इजलास पर इजलास होते रहे, दौरों पर दौरे भी। शहर कायद की अबतर सूरत हाल पर नोटिस के भी अंबार लगते रहे, लेकिन मसाइल का ढेर अपनी जगह है, जूं का तू है। क्या हर बारिश ऐसे ही नुकसान पहुंचाएगी? क्या घरों को उजाड़ कर प्यारों को ले जाएगी? आखिर शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शहर की बेहतरी के लिए काम कब, कैसे और कौन करेगा? आज हम इस खुसूसी ट्रांसमिशन में इसी सब पर तफसील के साथ बात करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, एक के बाद एक मॉनसून के स्पेल आए चले जा रहे हैं। अभी एक और स्पेल आना है, लेकिन कराची का एक हिस्सा ऐसा है जहां पानी घुटनों घुटनों से ऊपर है। एक मंजिला मकान है अगर किसी का, तो वो अपनी छत पर बसेरा करने पर मजबूर है। वहां अंधेरा है, भूख है, पानी नहीं, कोई वॉशरूम नहीं जा सकता। कोशिश करके, मेहनत करके अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपने बुजुर्गों को लेकर लोग यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर है। ये सब कुछ कराची में ही हो रहा है। और जब हम कराची की बात कर रहे हैं, मसाइल की बात करें, तो उसमें एक बड़ा मामला नालों का है। 74 नाले, लेकिन 64 नाले, बड़े नाले, लेकिन इनके हवाले से हम देखते हैं कि ना सफाई होती है, ना चॉकिंग पॉइंट्स क्लियर किए जाते हैं। अगर किए भी जाते हैं तो वो दोबारा से वहाँ पर कचरा फंस जाता है, मामलात वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। और एक गुज्जर नाले की अगर हम बात कर लें, गुज्जर नाला जहाँ पर तजावुज़ात हैं और इसी वजह से गुज्जर नाला बिफरा, बल्कि ऐसा ओवरफ्लो हुआ
कि ना मालूम हुआ कि सड़क कहां पर है और नाला कहां पर है, गुजरना कहां से है और कहां पर खतरा है, कहां पर जाने जा सकती हैं। यही हुआ, न्यू कराची से गुजरने वाला नाला बिफरा और 3 जाने निगल गया। एक ही खानदान के 3 अफराद। जब इनकी लाशें घर पहुंची तो कोहराम मचा। जान बहक होने वालों में बाप, बेटा और भाई शामिल हैं। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तो जब ढूंढ रहे थे जब किसी ने नहीं बचाया, और अब जब वो मर गए तो उनको तब भी किसी ने नहीं निकाला। न्यू कराची में कायम ये घर है नासिर का, जहां जुम्मे के रोज उस वक्त कयामत टूट पड़ी जब तेज बारिश में गुजर नाला भिपरा और पंचर लगाने का केबिन बहा ले गया। सामान बचाने की खातिर नासिर ने नाले में छलांग लगा दी, लेकिन रेले की सूरत में आने वाले पानी के आगे उसकी एक न चली। नासिर को बचाने के लिए उसका भाई अदनान और बेटा बिलाल भी कूद पड़े। पीछे वाली ये दीवार है ना, ये पानी के झटके के ऊपर गिरी है। ये एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 4 बंदे गिरे थे। ये वाकई में जाँ भाग दोनों नासिर और इसके भाई की लाश तो गुज़िश्ता रोज ही निकाल ली गई, लेकिन आज बिलाल की लाश घर पहुंची तो हर आंख अश्क बार थी। तीनों की केबिन थी यहाँ पे कोने पे नाले के, वो दीवार गिरी है और तीनों डूब गए। केबिन बचाते हुए डूबे कि ये वाहिद जरिया था। तो इस कदर ख़राब हालात हैं कराची भर में। हालिया बारिश के बाद से ही सुरजानी टाउन के मकीन बड़ी मुश्किलात से दो चार हैं, अजियत से दो चार हैं। बारिश का पानी सीवरेज के पानी में मिलकर गलियों और घरों में दाखिल हो गया, खड़ा हो गया, और फिर उसके बाद में लोग मजबूर हो गए इस इलाके को छोड़ने के लिए, अपने घर बार को छोड़ने के लिए। यह है सुरजानी टाउन यूसुफ गोट के रिहायशी। बारिश के बाद उनके घर के साथ साथ इसमें मौजूद ब्रश बनाने वाला कारखाना भी जेरे आब आ गया। 6 लाख का नुकसान हुआ है मेरा, तमाम मटेरियल बर्बाद हो गया। मैं यहाँ काम भी करता था, मेरी रिहाइश भी थी यहाँ, मेरे 20 बच्चे मेरे साथ रहते थे। हम तो बेरोजगार हो गए, हमारे बच्चे बैठे हुए, हमारा आदमी बैठा हुआ है। देखो कितना काम खराब हो गया हमारा, जो पैसा था वो भी चला गया पानी में, बचा कुचा पे। इलाके के लोग अब भी घरों का पानी डब्बों से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल कादिर नामी ड्राइवर तो कहता है कि बारिश के पानी में रोटी रोजी का वाहिद जरिया रक्षा भी खराब हो गया। पानी जो है ना रक्षा के तक हो गया था, छत तक, और वो सीटें वगैरह सब गाड़ी की बह गई। अभी रक्षा स्टार्ट करने के लिए, कारोबार करने के लिए कम से कम 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। कहीं ना कहीं से उधार कर्जा लेके इसको बनाएंगे, हुकूमत तो कुछ भी नहीं करेगी। यूसुफ गोट के मकीन पूछते हैं उनके नुकसानात का हर्जाना आखिर कौन भरेगा। मैं बेवा औरत हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, कोई कमाने वाला नहीं है। घर का सारा सामान बह गया, दोनों पानी से भरे पड़े। गड्ढा देखो कितना होया, पूरा पानी भरा हुआ घर के अंदर। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आप ये खाने तक लोगों घर में निकाल के दिया, जो मेरे पकाओ भाई। पकाएंगे किस पे? जब पानी घर के अंदर होगा, जब चूल्हा ही नहीं जलेगा तो पकेगा किस पे? तो और हुकूमत की बेइज्जती देखेगा, कोई देखने वाला नहीं है। ये देश ही हमारे करते धरताओं की, अल्लाह उनको हिदायत दे कि वो कुछ करें आके यहाँ। सुरजानी टाउन की अबतर सूरत हाल पर शहरी इंतजामिया तो मदद के लिए ना पहुंची, लेकिन पाक फौज के दस्ते पानी की निकासी के साथ साथ इलाका मकीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। तो अगर कराची के मुख्तलिफ हिस्सों की बात कर ली जाए तो उसमें अथॉरिटीज़ ये रेफरेंस देते हैं, ये दलील देते हैं कि देखिए शारा फैसल है, दीगर इलाके हैं, वहाँ पर पानी खड़ा नहीं होने दिया गया, उसको निकाल दिया गया। लेकिन आबादी जहाँ जहाँ पर है उसका क्या होगा? मेन शाराएँ अगर क्लियर भी कर दी जाए तो एक आम आदमी, उसका घर, उसका घराना तिनका करके पैसा जोड़ के ख़रीदा हुआ फर्नीचर, ये एक बारिश का रेला, पानी का रेला सब बहा ले जाता है। लोगों के रिक्शे जिस पे उनका रोज़गार है वो ले जाता है बहा के। लोगों की बाइक चली जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। अफसोसनाक हक़ाइक़ है कि जो हमारे सामने है, तशवीशनाक सिचुएशन है कि जो हमारे सामने है। कल एक स्टेटमेंट थी वज़ीर आला सिंध की कि हालात पहले की निस्बत बेहतर हुए हैं। बिगाड़ कुछ हद तक सही लेकिन दूर हुआ है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एक मेगा प्रोजेक्ट की वजह से शहर का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ से पानी को निकालना मुश्किल हो गया है। आज हमारी कोशिश होगी कि हम स्टेटमेंट के ऊपर भी बात करें
और हम इसके हक़ाइक़ जानने की भी कोशिश करें, क्योंकि कराची को मेगा प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, ज़रूरत है, और अल्लाह करे कि मैं और शुएब आइंदा ये ना कह रहे हो कि ज़रूरत आगे भी रहे। बट प्रॉब्लम इज़ कि अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट कराची के नसीब में आता है तो वो मेगा प्रॉब्लम लेकर आता है। बिल्कुल ऐसा है किरण, और जब हम ये बात कर रहे हैं, जिस तरह आपने किरण बड़ा राइटली कहा कि जब वो दिखाएंगे हमें शार फैसल, जब दिखाएंगे मेन शाराएँ, और जब बात बार बार ये करेंगे कि जब ज़्यादा बारिश आता है, ज़्यादा पानी आता है, जब कहा जाएगा सिचुएशन बेहतर है पिछले सालों से, तो ज़रा सोचिए उन ख़ानदानों से मुताल्लिक जो आपकी ये बात सुन रहे हैं। और मैं उन ख़ानदानों की बात कर रहा हूँ जो नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं। मैं उन ख़ानदानों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पाई पाई जोड़ के घर बनाया था, आज वो उस घर को छोड़कर जा रहे हैं, जिनका सारा सामान तबाह हुआ है। एनीवेज, इस पर हम बात कर रहे हैं और साथ साथ ये भी बताएंगे पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत किसी को भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर सकती है। बिल्कुल कीजिए, लेकिन काम कीजिए। कराची में 7वें ज़िले पर एतराज़ करने वाले तासुब फैला रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। मुशर्रफ के दौर में कराची को 18 टाउन्स में तकसीम किया गया तो एमकेएम समेत सब ने खुशी में ढोल बजाए थे, लेकिन ये बात करते करते वो ये भूल गए कि जब हैदराबाद को डिवाइड किया गया था तो पीपल्स पार्टी ने मुखालिफत की थी। हमारे जहन बंद नहीं है, यहाँ ऑफिसर भी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो सकता है, ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी हो सकते हैं, लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर भी हो सकते हैं, सिविल सोसाइटी से भी कोई हो सकता है। ये उनका क्या मौक़िफ़ है कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए। वो जनरल मुशर्रफ के 18 टाउन पे तो तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। जब कराची को 18 टुकड़ों में बांटा गया, उन पर तो वो बगले बजाने से रहते नहीं। 18 टाउन को अच्छे लग रहे थे, अब 7 जिले क्यों नहीं अच्छे लग रहे? बात तो वही है, बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन होगी, वहाँ डीसी होगा, वहाँ फला होगा, वहाँ फला होगा, वहाँ फला होगा, लोगों की पहुँच होगी। एक और हमला हुआ, एक हमला हुआ है कि जी ये लिसानी बुनियादों पर कैमारी बनाई जा रही है। अब लिसानी क्या है? वहाँ भाई बलोच भी रहते हैं, वहाँ पश्तून भी रहते हैं, वहाँ उर्दू स्पीकिंग भी रहते हैं, वहाँ कच्छी भी रहते हैं, वहाँ सब रहते हैं, मिक्स आबादी है। आज हम शहर कराची का मुकदमा लड़ेंगे, हर सियासी जमात का मौक़िफ़ सामने रखेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि जिम्मेदार कौन है और व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, हमें अब करना क्या है। पीपल्स पार्टी से शमीला फारूकी साहिबा, पीएसपी से अरशद वोरा साहिबा, एएनपी से शाहिद सैयद, और हमारा साथ देंगे हलीमा आदिल शेख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि वोट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी। इन सब का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। कराची में गुज़िश्ता रोज मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी, कहीं नाले उबल पड़े तो कहीं घरों में पानी दाखिल हो गया। इंतहाई तकलीफदेह मनाज़िर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर जो उन्होंने बहुत मुश्किल से बनाए थे, नक़ल मकानी शुरू कर चुके हैं। मुशर्रफ के जमाने में 4 दिन यहाँ पानी खड़ा रहता, आज 4 घंटे में पानी निकला है। उनको आके डूब के मर जाए, इधर आंखें बांधे अंधे हैं वो लोग। किसकी आंखें बंद हैं? कौन अंधा है? किसको कराची के मसाइल नजर नहीं आए? कौन ये देख नहीं सका कि ये बारिश कितने आशियानों को तबाह कर देगी? किसके कानों तक ये आवाज़ें नहीं पहुंच रही? आज हम इस सब के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस मुबाहिसा नहीं, बात हो तो सिर्फ कराची के मसाइल की, हल हो तो सिर्फ कराची के मसाइल का। इसी पर बात करेंगे। जिस तरह हमने ब्रेक पर जाने से पहले भी आपको बताया था कि हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। वी हैव शमीला फारूकी, अरशद वोरा साहब, हलीमा आदिल शेख एंड शाहिद सैयद साहब। मैं चाह रहा हूँ कि मैं सैयद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। प्लीज़ फरमाइएगा, बिगाड़ कहां से पैदा हुआ, आप क्या समझते हैं? ये जो इतना बड़ा गंभीर मसला है, जो कराची के हालत है, इसमें कोई शक दो राय नहीं कि आवाम, जो कराची के अवाम है, वो सब अजाब में है, तकलीफ में, मुसीबत में। वजूहात इसकी लंबी है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको चंद अल्फाज में सुना दूं, मगर चूँकि मसला इतना ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा 2 मिनट दे के जी सबसे बुनियादी जो मसला है, मुल्क चलता है आईन पे और आईन चलता है इदारों पे। अब ये जो मुल्क है ये जमहूरी इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस्लामी कानून किधर है, लेकिन बना इस्लाम के नाम से। जमहूरियत नहीं है। अवाम, जमहूरियत जो है जमहूर से निकलता है, अवाम से निकलता है। जमहूरियत में जमहूर का एहतसाब करता है खुद अपने लीडर का, अवाम की वोट की अहमियत का।
बुनियादी तौर पर इस शहर में पिछले 25 सालों से 30 सालों से वोट की अहमियत खत्म हुई। लोग टप्पे लगाते रहे, बदमाशी करके आते थे, आरटीएस सिस्टम चोरी होता रहा। अवाम की राय तो आज दिन तक इस शहर में कभी मुसलत हुई नहीं है। हम एहतसाब करते हैं नेब के जरिए, एहतसाब होना चाहिए अवाम के जरिए, ताकि लीडर अपना कबला दुरुस्त करे। जब लीडर को ये पता है, कैंडिडेट को ये पता है कि मुझे तो इदारे जितवाएगा, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे 500 वोट भी मुझे मिल जाएगा, तो लोगों की अहमियत खत्म है। जो लीडर है, जो जमहूर जिसका एहतसाब करता था और इलेक्शन में उस बंदे को मुंह की खानी पड़ती थी, वो जो बंदा एक एक बंदे के घर पे जाके उनकी बीमार पुरसी करता था, वो सिस्टम खत्म हो गया। पॉइंट आ गया सर। तो अगला रीजन क्या लगता है आपको? माफिया इलेक्शन पे मुसल्लत हो गए। अच्छा, अब मसला ये है कि इस शहर में गुनाहगार सब है। सबसे पहले मैं अपने से शुरू करता हूँ। क्या मैं जिस तरीके से अपने घर की हिफाजत करता हूँ, घर की देखभाल करता हूँ, क्या मैंने इस गली का किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। जो कच्ची आबादियां बनी हुई है, जो नालों पे, गुजर नाले पे जो घर बने हैं, क्या वो इदारों और पुलिस और केएमसी और केडीए के बगैर बन सकती है? नहीं बन सकती है। वो जो बंदा घर बना रहा था, क्या वो ये देख नहीं रहा था कि मैं नाले के ऊपर जब घर बनाऊंगा तो ये पानी कहाँ जाएगा? और ये तारीख रखता है कि पानी अपना बदला लेता है। ये जिस वक्त कराची में आया तो ये लयारी नदी या जो मंगापीर वाली नदी, ये बड़े बड़े नाले थे, अब वो बन गए नाले तजावुजात हो गए, 4 फुट 10 फुट 15 फुट। जहां आपका पानी आता था 150 फुट नाले में, अब वहां पे फुट रह गया 10 फुट नाला। अब ये इसमें वो बनाने वाला भी मुलव्वस, वो इदारा भी मुलव्वस, और सबसे बड़ी बात, हुकूमत वक्त इसका रिस्पॉन्सिबल है। वो हुकूमत जिसकी भी हो, चाहे वो एमक्यूएम की हुकूमत हो, चाहे वो पीपल पार्टी की हुकूमत हो, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, जो भी बंदा हुकूमत इस बातों का जवाबदेह है। सही इदारे इनके जवाबदेह है। यहाँ करप्शन इंतहा तक है, यहाँ पानी बिक रहा है लेकिन नाले में, नलके में पानी नहीं आ रहा। ये सीधा सीधा मसाइल है। जो जुल्म कब्जे हो रहे हैं, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, बड़ा मसला वही है। जिस आबादियों में पानी बड़ा मसला वही है, भरी हुई है, वो तो पहले से डूबे हुए इलाके थे। वहाँ पे घर बनाने का तुक क्या बता, किसने प्लानिंग की? यहाँ प्लानिंग नहीं किसने प्लानिंग की? थोड़ा सुन लो, किसकी गफलत रही? सर ठीक है, बात कंप्लीट करें। हुकूमत वक्त की गलती है, और मैं ये समझता हूँ कि आप एक एक पार्टिसिपेट को थोड़ा टाइम ज्यादा दें, भले मैं फिर आराम से बैठ जाऊँ, मैं अपनी दिल की बबड़ास तो निकालूं। यहाँ इसका कसूरवार मैं भी हूँ, मेरे साथ अवाम भी है, मेरे साथ पुलिस भी है, मेरे साथ केएमसी और केडीए भी है। और यहाँ एहतसाब इंतकाम के लिए होता है, एहतसाब मुल्क के मफाद के लिए नहीं होता। और एहतसाब नेब कर रहा है, FIA कर रहा है, एहतसाब अवाम ने नहीं किया। आवाम जिसको चाहे वोट दे। अब जब बंदा वोट डालने जाए और उनको बोले कि लतीफ भाई तेरा वोट डल चुका है, तुम जाओ घर, वो बोला नहीं मैं वोट डालूंगा। अच्छा भाई, अब अकबर भाई इसको 10 वोट दे दो ताकि ये भी डाले। आपने वोट की अहमियत खत्म की। वो नहीं होना चाहिए था। क्या हमारे अदारे अंधे थे? जब मैं बोलता था कि टप्पा माफिया है, जो वो लोग मुसल्लत हो जाए बदमाशी करके। मैंने एक अच्छे बड़े सियासतदान से जो कराची शहर से बिलोंग करता है, सही, मैंने उनसे सवाल किया कि फारूक सत्तार भाई आप हमें थोड़ा इज्जत दो, हमें वजारत नहीं चाहिए, हम इस शहर को बनाने में आपका साथ देंगे। उसका जवाब था, मैं बंदे का नाम भी ले लिया, कि मुझे जब एजेंसियां लाएगा तो तुम्हारे 500 वोट भी दे देगा। तो जब ये हालत होगा, साथ रहिए, साथ रहिए हमारे शाहिद साहब, साथ रहिए हमारे। आपने ये पॉइंट्स जो रेज किया ना, एक तो ये कि ठप्पे लगे और उसके बाद में वो लोग इलेक्ट होकर आ गए कि जो कुछ करना नहीं चाहते थे। दूसरा आपने कहा कि हुकूमतों से पूछना चाहिए। ठीक है, मैं हुकूमत से पूछ लेती हूँ। शर्मिला फारूकी साहब, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ये फरमाइएगा, ये जितनी की सारी सिचुएशन आपके सामने है, कल सीएम साहब भी कह रहे थे कि सिचुएशन जो है ना उस कदर खराब नहीं है, कुछ कहीं बेहतरी है। मुझे वो बेहतरी नहीं बताएं प्लीज़। मुझे सरजानी टाउन के बारे में बताइए प्लीज़, मुझे उन इलाकों के बारे में बताइए कि जहां पर अभी तक पानी खड़ा है, लोग वहां से नकल मकानी कर रहे हैं।
जी शुक्रिया किरण, और बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये एक स्पेशल ट्रांसमिशन किया। कराची के मसाइल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है जिसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और जब तक सबका साथ एक ताउन और एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी ये मसाइल हल की जानिब नहीं जाएंगे। देखिए, मैं कराची में पैदा हुई, कराची में बड़ी हुई, कराची में रहती हूँ, और कराची की डायनामिक्स को भी कुछ हद तक समझती हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, लेकिन अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करें, जब शाही सैयद साहब मेरे साथ काबीना में भी बैठते थे, सिंध काबीना में, और उस वक्त एक ऐसा वक्त भी था कि आप कटी पहाड़ी में दाखिल नहीं हो सकते थे। मतलब ना रिपोर्टर्स जा सकते थे, ना आम आदमी जा सकता था, ना मैं काबीना का हिस्सा होते हुए जा सकती थी, और वहाँ जाते हुए डर लगता था कि ऊपर से फायरिंग हो जाएगी, बिल्कुल जान चलेगी। ये वो वक्त भी था, आज वो वक्त नहीं है। आज बहुत बेहतरी आई है, आज आप कटी पहाड़ी जा सकते हैं। ये नहीं कहा जाता कटी पहाड़ी पे जाएंगे तो आपकी लाश वापस आएगी। तजावुज़ात की बात की, ख़ास तौर पे गुज्जर नाले की शाही सैयद साहब ने, बिल्कुल वो एक वक्त था जब गुज्जर नाले के ऊपर तजावुज़ात थे, गुज्जर नाले के ऊपर इलीगल इंक्रोचमेंट की गई थी, वो भी ख़त्म हुई है। आज गुज्जर नाला साफ भी है। आज गुज्जर नाले में जो एनडीए में है उसने आके भी हमारी मदद की है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज शोएब, मैं मुझे प्लीज अगर आपके मैं हर सवाल का जवाब दूंगी, अगर एक सवाल पूछा है तो मुझे वो कंप्लीट होने दीजिए। मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मुझे 6 घंटे बैठाएं, मैं शाम तक शो करने को तैयार हूँ। देखिए, गुज्जर नाले का मसला ये है कि कराची एक बढ़ती हुई आबादी, जिस तरह पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है, तजावुज़ात हो रहे हैं, तजावुज़ात खत्म हो रहे हैं। एंटी इंक्रोचमेंट सेल भी है सिंध का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट जो कराची में एक ज़माने में थी उसको ख़त्म भी किया गया। अलबैट कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर अभी तक है, क्योंकि वो लोग स्टे ऑर्डर ले आए कोर्टों से। अच्छा, गुज्जर नाला ओवरफ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर बात है अनप्रेसिडेंटेड बारिश हो रही है। अभी किरण ने बात की सुरजानी टाउन की, बिल्कुल मुझे देख के जाहिर बात है, मैं भी कराची की रहने वाली हूँ, मेरे भाई बहन वहाँ रहते हैं, मुझे तकलीफ हुई है। लेकिन सुरजानी टाउन में 180 मिलीमीटर बारिश हुई है, 180। कराची में एनुअली 176 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन सिर्फ 2 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश हुई है, और ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसके लिए जाहिर बात है कि ना वो जगह इस तरीके से बनाई गई है, छोटे घर हैं, पतली गलियां हैं, सेवरेज का इस किस्म का निज़ाम नहीं है कि उसको वो ले सके, या निकासी का ऐसा निज़ाम नहीं है, चलें इस तरीके से कह लें कि इतना पानी इतनी जल्दी निकल आए। लेकिन वहाँ पर काम हो रहा है, ये नहीं है। पहले ही पता है क्या होता था जो है, पहले ये होता था कि 5-5 दिन जो है वहाँ पर पानी खड़ा रहता था। इवन शारा फैसल को ले लें, ये जो आपका बड़ा शानदार सा एक अंडरपास बनाया था मुस्तफ़ा कमाल साहब में, जिस पे बड़ी वाह हुई थी कि जी ये क्लिफ्टन ब्रिज के नीचे केपीटी अंडरपास बनाया। आपको पता है केपीटी अंडरपास के निकासी का कोई निज़ाम नहीं है। अगर पानी जमा हो जाता है ना बारिश का वहाँ पर, जो कि होगा क्योंकि वो ढलान है, तो वहाँ पर हमें पंप आउट करना पड़ता है। कोई सिस्टम नहीं बनाया। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो पढ़े लिखे, समझदार, बड़े अच्छे शख्स हैं, लेकिन वो जब ये बना रहे थे तो उस वक्त उन्होंने ये इस मामले पे सोचा नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कराची में तो बारिश ही नहीं होती, तो ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि कराची पे हर कोई चाहता है कि उसकी इजादारी हो। एक ज़माने में MQM की थी, एक आवाज़ आती थी लंदन से, कराची बंद हो जाता था। आज वो वक्त नहीं रहा। मतलब ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जो बेहतरी कराची के अंदर आई है, एक ज़माने में कराची में सारी सीटें MQM स्वीप कर जाती थी। आज वो हालात नहीं। आज PTI की भी यहाँ से अच्छी खासी इलेक्शन भी आ रहे। वो जी सॉरी, मैं कह रही हूँ अभी बल्दियाती निज़ाम के ऊपर, इंतजाम के ऊपर, और आने वाले इलेक्शंस में भी बात करेंगे। पता है, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मसला क्या है? मसला पता है क्या? मसला ये है कि इस वक्त भी कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी है, 70% रेवेन्यू देता है। हर किसी की ख्वाहिश ये है दुरुस्त कराची पे हमारा कब्जा हो, कराची पे हमारी इजादारी। लेकिन मसाइल दूर करके हो शर्मिला साहब, मसाइल दूर करके हो, प्लीज साथ रहिए। देखिए किरण, मैंने आपसे कहा ना कि कराची के मसाइल हैं, लेकिन उतने गंभीर नहीं है जितने आज से 10 साल या 5 साल कहां से, मैं ये भी पूछना चाहती थी शर्मिला साहबा। किरण जी, मुझे वहां से मैं आपको बताती हूँ, जनरल मुशर्रफ के दौर में 10 साल तक MQM, ये मेरे भाई अरशद बोरा साहब बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाह रही थी। माने ना माने, दिल में जरूर मानेंगे कि एक वक्त ऐसा था कि कराची में जनरल मुशर्रफ ने MQM को अनडिस्प्यूटेड पावर दिया था। अनडिस्प्यूटेड। पीपल्स पार्टी तो ऑपोजिशन में बैठी थी,
ठीक है, उसी जमाने की बात है। मुस्तफा कमाल साहब भी आए, एमिनिटी प्लॉट्स की जो स्टेटस है वो चेंज किया गया। शर्मिला साहबा, लोग ये कहते हैं कराची के लोग ये कहते हैं कि जो थोड़ा बहुत काम हुआ वो भी उसी दौर में हुआ। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी मैम, दोबारा आऊंगी आपकी तरफ। बिल्कुल हुआ, शादी बहुत मैम, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। थोड़ा सा 2 मिनट, बिल्कुल 2 मिनट दे दें। मैं वोरा साहब से बात करना चाह रही थी। अरशद वोरा साहब, वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, बहुत अच्छी बात है, कराची को आप लोग, मुस्तफा कमाल साहब ने बहुत अच्छा बना दिया, बहुत सारे मामलात को बेहतर कर दिया, लेकिन जिस हिसाब से जितनी डेप्थ में काम होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ। इसी की तरफ इशारा था शर्मिला फारूकी साहिबा का भी, और यही कुछ लोगों का असेसमेंट भी है एक आम आदमी का, कि अगर बहुत बड़ा आपने एक फ्लाईओवर बना दिया, एक अच्छी जगह बना दी, रोड्स बना दी, तो फिर वो दरख्त लगाने की जगह कहाँ है, फिर उसके बाद में नालों का इंतजाम कहाँ है? सर वोरा साहब, मैं इतनी दिक्कत के बाद आई थी वोरा साहब की तरफ और देखिए जरा लाइन ड्रॉप हो गई। खैर, इसी दौरान हमें ज्वाइन कर लिया है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान साहब ने भी। से सर आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन मैं चूँकि किरण शर्मिला साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, मैं उसी गुफ्तगू से एक सवाल भी करना चाह रहा हूँ। यूँ तो और मेहमान में, बट मुझे प्लीज़ अलाउ करें मैं उनसे भी ये सवाल कर लूँ। शर्मिला साहब, आपने जो जिक्र किया गुज्जर नाले पर तजावुज़ात का, मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर से मुझे बताएँ, क्योंकि आपने कहा तजावुज़ात ख़त्म हुए हैं। 100% तजावुज़ात अगर ख़त्म हो गए तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई कि एनडीए में तजावुज़ात ख़त्म करेगा? अब होंगी तजावुज़ात ख़त्म। इसके साथ साथ आपने एक अंडरपास का जिक्र किया कि प्लानिंग से नहीं बना था। शहीद मिलत रोड पर जो अंडरपासेस बने हैं, अगर वो प्लानिंग से बने तो वहाँ पर पानी, ऊपर रोड्स पर पानी क्यों खड़ा हुआ इसी बारिश में? आपने कहा 170 मिलीमीटर या फॉर दैट मैटर 180 मिलीमीटर अगर बारिश हो जाती है किसी इलाके में, अनप्रेसिडेंटेड है। लाहौर में 189 मिलीमीटर बारिश होती है, 5 घंटों में पानी क्लियर होता है। इन 3 सवालों का जवाब चाहिए। शर्मिला साहिबा, और से सुनिए प्लीज। जी मैं आपसे बात करूँ, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। बड़ी मेहरबानी शुएब साहब कि आपने मेरी बात बड़ी गौर से सुनी। देखिए 180 मिलीमीटर बारिश जब होती है ना, तो जिस तरह मैंने आपसे पहले अपनी गुफ्तगू के अंदर कहा कि कराची इस तरीके से उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई या घर नहीं बनाए गए कि ये सोचा जाए कि जी कराची में इतनी बारिश होती है और उसकी निकासी का सोचा ही नहीं किसी ने। हाँ, ये सोचा कि थोड़ी बहुत कभी कभार बारिश होती है। हम कराची वालों के लिए तो बारिश नायाब है जी। ये तो हमारी मतलब एक क्लाइमेट चेंज का एक अंसर सामने है जिसमें अनप्रेसिडेंटेड बारिश हो रही है। लाहौर के मामला बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लाहौर, मैं समझती हूँ कि लाहौर में अगर 199 या 200 मिलीमीटर की बारिश हो तो 1 घंटा भी पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। 5 घंटे तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वहाँ प्लानिंग से काम हुआ है। पंजाब में तो बारिशें होती हैं। अच्छा, हम कराची और लाहौर की भी कंपैरिजन के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों, अभी 5 दिनों पहले आप ही के चैनल से मैंने क्लिप्स निकाल के ट्वीट भी करी थी कि 16 अफराद जा भाग हुए हैं पिछली बारिशों में। 4 बच्चे, जिसमें छोटे बच्चे हैं जो करंट लगने से हुए हैं, 16 पूरे पंजाब के अंदर। ये बहुत बड़ा फिगर है, एक जान भी कीमती है। दूसरी बात आपने की गुज्जर नाले की। मैंने कभी नहीं कहा कि गुज्जर नाले पे से 100% तजावुज़ात खत्म हो गए। मैंने कहा हाँ, तजावुज़ात खत्म हुए, लेकिन मसाइल हैं, अब भी हैं। और मैंने ये भी मेंशन किया कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त अदालतों में जाके स्टे ऑर्डर ले आए हैं और वो मुकदमात हम अदालतों में। लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है तजावुज़ात खत्म होनी है तो वो स्टे ऑर्डर्स अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात सर आंखों पे। हम भी यही चाहते हैं कि तजावुज़ात 100% खत्म हो और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हम भी काम कर रहे हैं, उससे पहले भी कर रहे थे। कितना काम हुआ है? चीज की तरफ भी मैं निशानदेही, मैं एक और चीज की तरफ जो है मैं निशानदेही कराऊं आपको। देखिए, आपको ये मैंने शुरू में भी कहा था, अरशद वोरा साहब आई होप लाइन के ऊपर आ जाएं। जी आ चुके हैं। अनप्रेसिडेंटेड पावर्स ड्यूरिंग मुशर्रफ टाइम। ये चाइना कटिंग का नाम आपने सुना होगा। चाइना कटिंग का नाम, ये चाइना कटिंग क्या थी? ये चाइना कटिंग कराची की जो ज़मीनें थी उनको काट के अपने लोगों में बांट दी गई। ये किसने किया था? ये पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया था, ये तो एमक्यूएम ने किया था। अनफेटर्ड पावर्स थे, ये याद होगा आपको। आप फुटेजेस, आप रिकॉर्ड, ये अदालत में मौजूद है, ये मैं नहीं कह रही। इसी तरीके से मैंने आपको कहा मुस्तफा कमाल साहब बहुत अच्छे मेयर थे, मैं भी उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, कुछ काम उन्होंने बड़े अच्छे किए, लेकिन उनके पास अख्तियार ये भी था कि वो एमिनिटी प्लॉट का स्टेटस चेंज कर सकते हैं, उसको कमर्शियल पर्पस के लिए दे सके, और उन्होंने दिया। ये मुकदमा अदालत में नैब में चल रहा है, नैब ने कॉग्निजेंस लिया, आप उठा लें, अदालती कार्रवाई देख लें। डीजे बिल्डर्स या डीआई बिल्डर्स उनको दिया था, जिन्होंने आगे भेज दिया। और ये मेन अपस्केल क्लिफ्टन की बात है। अगर आप एमिनिटी प्लॉट्स
जिसपे स्कूल बनना है या पार्क बनना है या सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, आप उसे उठा के किसी बिल्डर को दे देंगे और बोलेंगे हाई राइज बिल्डिंग आप बना दो, तो फिर क्या होगा कराची? फिर क्या होगा? फिर बिगाड़ आएगा। वो नहीं। अच्छा, दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जो एक्चुअली कराची का जो मसला जहाँ हल होने की तरफ आता है ना, जहाँ फंस जाता है, वो क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं डिफेंस में रहती हूँ, यहाँ पर CBC और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और DHA रिस्पॉन्सिबल है। मैं खयाबान शहर पे रहती हूँ, मेरी पूरी गली पानी में भर जाती है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। सही। मुझे DHA एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना पड़ता है, मुझे DHA को बोलना पड़ता है। ठीक है। यहाँ का कचरा CBC उठाती है। ठीक है मैम, शर्मिला साहब साथ रहिए, प्लीज साथ रहिए। काफी सारी बातें इकट्ठा हो गई ना, तो मैं वोरा साहब से पूछ लेती हूँ। अरशद वोरा साहब, एक तो ये कि आपने शर्मिला फारूकी साहिबा की गुफ्तगू वो सुनी, दूसरे ये कि कराची की सिचुएशन आपने देखी, तीसरे ये कि ये जो कोऑर्डिनेशन है अगर वो इतने सालों में डेवलप नहीं हो पाया डिपार्टमेंट्स के दरमियान, तो फिर अब कब होगा? कितने लोगों के उजड़ने का इंतजार करेंगे कराची को संभालने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक्चुअली शर्मिला को पूरा सुन नहीं सका था, उसकी वजह ये है कि बीच में लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो खैर एनीवेज, सब्जेक्ट आपका जो भी है इस वक्त, उसके मल्टीपल इश्यूज़ हैं, आपने मल्टीपल सवाल भी किए हैं। देखें, कराची को सबसे पहले तो आप ये देखें कि कराची की पॉपुलेशन ही नहीं डिसाइड हो पा रही। ये इस शहर का जो सबसे बड़ा अलमिया है कि चीफ जस्टिस साहब 3.5 करोड़ कहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो 1 करोड़ 60 लाख को एग्री करते हैं, कल सईद गनी साहब जो है वो 2.5 करोड़ कह रहे थे। तो सबसे पहले तो इस शहर के इस अलमियों को दूर किया जाए कि ये तो एक्सेप्ट कर लें कि इस शहर की आबादी 3 करोड़ है और 1 करोड़ 60 लाख पे सिंध गवर्नमेंट जिस तरह प्लानिंग करती है कि कराची के शहरियों को 1 करोड़ 60 लाख के हिसाब से पानी का कोटा मिलना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें दुरुस्तगी आनी चाहिए, क्योंकि इसी से फिर पॉपुलेशन से ही तमाम प्लानिंग रिलेट करती हैं। जब आपने गिनती ही नहीं करनी, आप अगर छोटी सी भी दावत करते हैं, किसी को खाने पे बुलाते हैं, 100 लोगों का होता है तो 100 का अरेंजमेंट करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता चलना चाहिए कि आपको कितने लोगों के लिए प्लान आउट करना है। दूसरे, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती गई है कराची शहर में, 55 से 60% आपकी आबादी जो है वो कच्ची आबादी हैं। 350 रजिस्टर्ड कच्ची आबादियाँ सिंध हुकूमत के पास हैं, कुछ 250 के करीब जो है वो KMC के पास हैं। और अगर यही सिलसिला चलता रहा, जिस तरीके से कराची की ओनरशिप किसी ने नहीं ली है, सबको कराची के पैसे से जो मोहब्बत है, कराची में जो भी रूल करने आता है उसका पहला टारगेट होता है कि किसी तरीके से करप्शन के ज़रिए ही, जाहिर सी बात है, करप्शन के ज़रिए मैक्सिमम इसको लूट लिया जाए। तो जितनी करप्शन कराची में हुई है दूसरे शहरों में भी हुई होगी, हमें दूसरे शहरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। कराची की अपनी एक डायनामिक्स है। कराची दुनिया का वो शहर है, जब 1850 में मास ट्रांजिट जब आया था दुनिया में, तो सबसे पहले शुरू के जो 4 शहर थे जिसमें ट्राम सिस्टम आया था, तो कराची उन शहरों में से एक है जिसको 1850 में 1890 में। ये बताइए सुरजानी में क्या हुआ? सुरजानी में ऐसा क्यों हुआ सर? सुरजानी में यही हुआ, देखें, सुरजानी सिर्फ सुरजानी नहीं है, सुरजानी की तरह के बहुत सारे नॉर्थ कराची में आप चले जाएं, न्यू कराची में चले जाएं, आप पाक कॉलोनी में चले जाएं, चलिए बताइए इन एरियाज में क्या हुआ सर? ये सब जगह यही हुआ है। लाखों घर डूब गए बिकॉज देयर इज नो सीवरेज सिस्टम एट ऑल। बिल्कुल सही है, कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, सीवरेज सिस्टम नहीं है, प्लानिंग नहीं है सर। यहाँ पे मैं एक खबर शेयर करना चाह रहा हूँ, नाज़रीन साहब प्लीज साथ रहिएगा। जैसा शर्मिला आपने भी पॉइंट उठाया था कि प्लॉट्स हैं वो दिए जाते हैं, एम्यूनिटी प्लॉट्स होते हैं वो दे दी जाते हैं। एनीवेज इससे मुतालिक खबर है हमारे पास, वो गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस से मुतालिक खबर है। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख समेत 10 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अबूरी जमानत भी मनसूख करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख समेत 10 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने कहा है कि रोशन अली शेख और दीगर इन सबको गिरफ्तार किया जाए। नैब टीम रोशन शेख को गिरफ्तार करने के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंची। अदालत ने मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत मनसूख कर दी। मुल्ज़िमान से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल को तक़वियत मिलती है, अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुल्ज़िमान ने कौमी
खजाने को नुकसान पहुंचाया, ये भी अदालत की जानिब से कहा गया। मैं खबर दोहरा देती हूँ, जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी बल्दियात रोशन शेख समेत 10 मुल्जिमान की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी, अबूरी जमानत भी मंसूख कर दी और इस सब के साथ साथ गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया। सारा मामला हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक। जी इरफान। लाइन ड्रॉप हो गई है, इससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। यह अहम खबर है, सिंध हाई कोर्ट से है। रोशन शेख समेत 10 मुल्जिमान की जमानत मनसूख कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। अब वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हाफिज नईम और रहमान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक मामला उठाया जाता है, वो होता है प्लानिंग से मुताल्लिक। एक मामला उठाया जाता है कि एक इदारा है जिसने देखना है कि मामलात कहाँ पर गड़बड़ हैं, वो इदारा है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। सरपरस्ती कौन करता है कि कोई पकड़ता नहीं इनको, कोई देखता नहीं कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं? देखें, एक तो ये है कि कराची के जो इदारे थे उन पर सिंध हुकूमत ने वैसे ही अपना कब्ज़ा किया हुआ है। ये कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, इसको बेसिकली होना चाहिए मेयर के तहत, लेकिन इसको उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी करके सूबे के तहत कर लिया है। अच्छा, ज़ाहिर है जब ये कराची का इदारा था भी, उस वक्त भी इसमें करप्शन बहुत बड़े पैमाने पर थी और उस वक्त जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है 30-35 साल में MQM पूरी तरह से इस शहर के ऊपर हुक्मरान थी और उनका पूरा इसमें असर और रसूख था। बल्कि वो ये तक तय करते थे कि अगर किसी आबादी से इनको कम वोट मिले हैं तो वहाँ पर जाके तोड़फोड़ शुरू कर देते थे, जिसके एविडेंस मौजूद हैं। हुसैनाबाद जैसी आबादियों में जो हमारी मेमन कम्युनिटी रहती थी, उसको खौफजदा करने के लिए भी KBCA को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या SBCA बनने के बाद हालात बेहतर हो गए? पता चला और बदतरीन हो गए, इसलिए कि वहाँ तो करप्शन और लूटमार का एक धंधा है और जो इसमें सबका इत्तेहाद और इश्तराक भी है। बहुत सारे पार्टियों के लोग हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं और वो सब मिलकर ये धंधा करते हैं और इसके नतीजे में कराची में बेड़ा गर्क हुआ। ये बेनकाब कौन करेगा? बेनकाब तो देखें, हमारे मुल्क के अंदर एक अदालत मौजूद है, हमारे मुल्क में पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। हम बात करते हैं ना गोलीमार के अंदर जो इमारत गिरी थी, मैंने वहाँ पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना और बताया था कि ये कौन लोग हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर भी पार्टियों के लोग इन्वॉल्व थे और SBCA इन्वॉल्व था, तो उसके नतीजे में जो है वो एक इमारत खड़ी होती चली जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। बिल्कुल ये नालों के साथ भी यही होता है। ये जो चाइना कटिंग का आप तस्करा कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है कि इसमें सभी के नाम आते हैं, लेकिन ये जो चाइना कटिंग हुई या नालों के ऊपर कब्जे हुए, ये पार्टियों के लोगों ने करवाए, ये अमले ने मिलकर करवाए। ये सबके पैसे बंधे हुए हैं जो ऊपर तक जाते थे, कभी लंदन जाते थे, कभी बिलावल हाउस जाते हैं। और इन सब, आप मुझे छोड़ दीजिए ना, ये जो डॉक्टर आसिम हुसैन का ज़ियाउद्दीन अस्पताल बना हुआ, वो भी तो नाले पे इन्होंने एक इजाफी बना लिया। तो ये तो MQM के भी सेनेटर थे और पीपल्स पार्टी के भी सेनेटर थे, मुश्तरका थे। अभी भी इनके पास बड़ी GITs बनी, लेकिन आप देखें नॉर्थ अहमदाबाद का बेड़ा गर्क हो गया। उसके नतीजे में कोई है पूछने वाला? मैं आज ऑन एयर कह रहा हूं, कोई अदालत इस पे आए तो बात यह है कि ये इनको तो फौरन हटाया जा सकता है, इनको तो कंपनसेशन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ला लाकर बिठाने वाले और फिर जो एंड यूजर होता है उसके बारे में कहा जाता है इस पे ऑपरेशन करो और निकाल दो। मैं समझता हूं कि मसले का हल ये नहीं है। 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी सन 70 से लेकर अब तक बहुत बड़े जो टाइम है ना उसके अंदर हुकूमत कर चुकी है। अब ये कहना ठीक नहीं है कि इतने अरसे में ये हो गया वो हो गया। MQM यहाँ पर बिला शिरकत गैर मालिक रही है शहर की। अब उनकी मर्जी से शहर खुलता था, उनकी मर्जी से शहर बंद होता था। मुझे आप बताइए कि नालों के ऊपर कब्जा कैसे हुआ? ये नाले बरसाती नाले थे। चले हम आपको कराची की जो पोजीशन है वो लाहौर से मुख्तलिफ है, ठीक है, इसमें पानी बिल्कुल इस तरह करके चारों तरफ से आता है, लेकिन इसीलिए तो नालों बरसाती नालों का निजाम बनाया गया था। अब उसमें सीवरेज का पानी जब डलेगा, उसमें जब कचरा डलेगा और DMCs अपना काम नहीं करेंगी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमेटी है, उनकी जिम्मेदारी है कचरा उठाना, लेकिन वो कचरा नहीं उठाएंगे, वो डीजल की पर्चियां बनती रहेंगी। यहाँ इख्तियार का मसला नहीं है, जहाँ इख्तियार का मसला है हम 100% साथ हैं कि बाइख्तियार मेयर होना चाहिए, लेकिन जो इख्तियार आपके पास है आप वो काम नहीं कर रहे, कम से कम वो तो करे। तो फिर पीपल्स पार्टी क्या कर रही है? वो तो कहती है पूरा शहर हमारा, पूरा मुल्क। कराची के हवाले से जब भी कोई सवाल जब ये नाइंसाफियां होती हैं तो ये सवालात उठते हैं कि इसको एक अलग स्टेटस मिलना चाहिए। उस पर पीपल्स पार्टी की जो है ना बड़े पता नहीं क्या चीज जाग जाती है, उछल जाते हैं, नारेबाजी शुरू कर देते हैं, एहतजाज, सिंध धरती को तकसीम नहीं किया जा सकता। अरे भाई आप इंसाफ दो, इसको भी सिंध का हिस्सा समझो, कराची को इसको हिस्सा समझोगे तो इसके नतीजे में मसले पैदा नहीं होंगे। अब आप मुझे बताइए एक आखिरी बात, ये बिल्कुल अरशद वोरा की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। 1 करोड़ 60 लाख बल्कि 11 लाख और निकाल दिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। 1 करोड़ 49 लाख आप कराची की आबादी शो करते हैं, जो कि 2.5 से 3 करोड़ है। दुनिया के जितने पैमाने मौजूद हैं, जितनी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक आप काउंट सही नहीं कर रहे। और मैं एक बात आपके तवस्सुस से बहुत इंपॉर्टेंट है आज कहना चाहता हूं और मैं उसकी मजम्मत करता हूं कि आज कल जो नोटिफिकेशन सामने आया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, और हलीम आदिल भी मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और MQM की इत्तेहादी हुकूमत मौजूद है कि जिसमें इन्होंने कोटा सिस्टम को एक्सटेंड किया है।
पूछ लेती हूँ मैं, यही सवाल पूछ लेती एक्सटेंड हूँ। किया है और ये तक लिख दिया उसमें, ये तब्दीली कर दी है कि अब इसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। टाइम लिमिट नहीं है। अफसोसनाक सूरत हाल है, छुरा घोंपा इन्होंने कराची और सिंध के शहरी नौजवानों के पीठ के ऊपर। इसलिए मैंडेट दिया था इनको कि ये इस कोटा सिस्टम को शेल्टर फराम करें, इसको जो है वो अनलिमिटेड तौर पर आगे बढ़ा दें। और यहाँ के वैसी बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं, नौजवानों को नौकरियां लड़के लड़कियों को नहीं मिल रही हैं, ऐसे घूमते फिर रहे हैं, कोई फूड पांडा में काम कर रहा है, कोई किसी चीज में काम कर रहा है, और आप जो है वो इस तरह से कोटे सिस्टम को एक्सटेंड करते चले जाएं। इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, कोर्ट जाएंगे, इनको बेनकाब करेंगे। सब मिले हुए, इसीलिए मैं कहता हूं सब मिले हुए, ये इत्तेहाद की अलामत ये सामने आई है। हलीम आदिल शेख साहब, सवाल बहुत वैलिड है। जब आधा कराची पानी में घुटनों घुटनों डूबा हुआ है, लोग नकल मकानी कर रहे हैं, तो वहां पर ये सानिया कैसे हो गया? एक बार फिर से कोटा सिस्टम आ गया जनाब, और इस कदर खामोशी से आगे एकदम से एक नोटिफिकेशन हाथ में आता है। अब वो जमात इस्लामी अगर ये कह दे कि हम इस सिलसिले में बिल्कुल निचले चुप नहीं बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, तो वो कितना ज्यादा वैलिड है ये आप भी बेहतर जानते हैं, आप भी इसी शहर से हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत इंतजार कराया, लेकिन जरा मुझे बताइए तो सही, कराची और ये कोटा वाला मामला, दोनों पे मुझे आपका रिएक्शन चाहिए सर, आपका जवाब चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बिल्कुल दे दूंगा, नईम भाई को जवाब दे दूंगा। अभी मैं इसकी तफसीलात लेकर हम बाकायदा इसके ऊपर जवाब दे देंगे। लेकिन असल इशू, मैं शुक्रगुजार हूँ समा का कि आपने आज मेरे कराची की बात की, अपने कराची की बात की, हमारे कराची की बात की। और मैं समझता हूँ इससे हमें, जब ये प्रोग्राम खत्म हो तो हमें कोई ना कोई हल लेके निकलना चाहिए। तो आज मैं किसी पे कोई ना इल्जाम लगाना चाहूंगा, ना मैं किसी का जवाब देना चाहूंगा, ना मैं किसी को रिवर्ट करना चाहूंगा ना आपको। और हमें जी, मैंने कहा मना कर दिया आपको, मैं कह रहा हूँ मैं बात करूंगा, लेकिन असल इशू पे आके बात कर दूंगा ना। जो असल इशू चल रहा है मैं उसको कैसे जवाब ना दे दूं, चूंकि हम हैं मुतासरीन, हम कराची में हम डूबे हैं। चूंकि आप इस वक्त वोटर हमारा मेजॉरिटी वहां है, तो मैं पहले अपना दर्द तो बता दूं, कोटा सिस्टम का भी बता दूंगा आपको। और वजह उसकी ये है कि मुझे अभी पूछने दीजिए, मैं अनकुक बात नहीं करना चाहता, तफसीलात मेरे पास नहीं आई, उसके ऊपर मैं अगले कल के शो में आपको जवाब दे दूंगा। आज का जो सवाल है, जिसके ऊपर मेन शो आपने रखा है, मैं उसके ऊपर बता दूं कि कराची को मैं एक आधी बात से शाही सैयद बात के साथ की ऐड करता हूं कि तकरीबन हम सभी जिम्मेदार हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, कोई कराची के रहने वाले, कि जब कराची के साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब कराची पे चाइना कटिंग हो रही थी, जब कराची के नालों पे कब्जे हो रहे थे, जब कराची पे बगैर प्लानिंग के बिल्डिंग बन रही थी, जब कराची के साथ ज्यादती हो रही थी, तो उस वक्त जिस अंदाज से हम सबको खड़े होना चाहिए था, शायद हम सब मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग इसका हिस्सा रहे, इस गंद का, इस कराची की तबाही का मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग हिस्सा रहे। आज रिजल्ट ये आ गया है कि आज कराची के ऊपर असल इशू क्या है, कराची के नालों में कब्जे, नालों के बाद नालों के अंदर कचरा, कराची के अंदर बेहंगम शहर, ये सारे इदारे शामिल रहे। और अभी आपने अपने शो के दरमियान जो बताया कि कोई किसी साहब को गिरफ्तार किया गया, ये सब वो है कि प्लान करके कराची को यहाँ पहुंचाया गया है। अब दो चीजें हैं जी, जमानत मनसूख हुई है, लाजिम बात है कि उसके लिए चल रहा है कि वो टीम पहुंची हुई है, क्या हुआ है। मेरा मतलब ये है, आज उसके लिए सोचा गया, हम आए, हमने आके रास्ता तलाश करना चाहा। पहले हमने चाहा कि हम SIDCL के थ्रू करना चाहे, उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जा रही है SIDCL, हमने उसके जरिए काम करना चाहा। और एक और चीज आपने शुरू में कहा कि जी कोई मेगा प्रोजेक्ट, ग्रीन लाइन को इन्होंने इल्जाम लगाया, तो मैं बताना चाहता हूँ, ग्रीन SIDCL के बोर्ड में सेक्रेटरी प्लानिंग है, कमिश्नर साहब है, चीफ सेक्रेटरी साहब है, सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदे मौजूद हैं। ये जस्ट एक ड्रामा है। सर अगर ड्रामा है तो मुझे प्लीज इस पर जवाब दिए, बिकॉज आपने ये पॉइंट रेज किया है कि ये कहते हैं ग्रीन लाइन इज रिस्पॉन्सिबल। रेहान हाशमी साहब ने एक लेटर लिखा था विफाक को, बताया था उसमें किस तरह इस ये जो प्लानिंग हुई है ग्रीन लाइन की, इसकी वजह से मसाइल होंगे, सीवरेज सिस्टम मुतासर होगा, लेटर लिखा था। वो कहते हैं जवाब नहीं दिया आपने इनके। बात ये रेहान हाशमी साहब, मैं बड़ा स्टेट कहना चाहूंगा कि DMC आप पूरे कराची में, दीगर अजला में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सॉलिड वेस्ट के पास थी। DMC सेंट्रल की खुद जिम्मेदार थी कचरा उठाने की। आज सेंट्रल के जाके आप नाले देख लीजिए, कचरे से अटे हुए हैं, कचरे से भरे हुए हैं। AO क्लिनिक के पीछे चले जाइए, वो नाला जो पूरा पहाड़ी, मेरा सवाल अब भी वही है, उन्होंने ग्रीन लाइन की प्लानिंग पर सवाल उठाया, आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। जुनेद, देखिए आपका सवाल नहीं है कि मैं उसका यस सर, सॉरी आप शोएब साहब, मैं आपसे कहूं कि
मतलब लाजमी नहीं है कि मैं यस और नो में टिक करूं। मैं आपको उसका जवाब सवाल किया तो मैंने इसका जवाब देना है। सुने, प्लीज बताइए। मैं बताना चाहता हूं, ये चूंकि खुद जिम्मेदार हैं डीएमसी सेंट्रल, तो ये शिफ्ट करना चाहते हैं अपनी जिम्मेदारी को कि लोग इनसे ना पूछेंगे भाई ईस्ट में तो चलो सॉलिड वेस्ट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल में तो आपके पास थी, आपके नालों में कचरा क्यों है? दूसरा बता दो, SIDCL में MQM की लीडरशिप वहां SIDCL के अंदर बैठी हुई है, उसकी मीटिंग में शामिल होती हुई है, उसके साथ मौजूद होते हैं MQM की तमाम सीनियर लीडरशिप। अगर भाई अपने लीडरशिप को देते हो मीटिंग के अंदर बात कर लेते, ये जस्ट अपने ऊपर से जिम्मेदारी शिफ्ट करने के लिए एक लेटर लिख दिया, पता नहीं किस पोस्ट ऑफिस के डब्बे में डाल दिया होगा, उसके यानी आपको वो लेटर नहीं मिला। इशू ये है में बात कर लेते इत्यादि। नहीं जी, वो फोरम नहीं है ना। SIDCL के अंदर MQM की लीडरशिप मौजूद है, वहां वो बात कर सकते हैं। ये होते हैं ड्रामे, ये चीजें होती है मीडिया कंजम्पशन के लिए कि भाई आप लीडर आई एम सॉरी लेकिन अवाम ये समझते हैं सर कि ड्रामे ही हो रहे हैं, इन ड्रामे ही हो रहे हैं, वो हर तरफ से हो रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं, लेकिन आप मुझे बराए करम मुझे पूरा टाइम मैं आपको बताना चाहूँ अब होने क्या जा रहा है। इस वक्त 6 प्रोग्राम 6 जिसको प्रायोरिटाइज किया गया है, पानी की सफाई का मसला, रोड का मसला और सॉलिड वेस्ट का मामला, इनको प्रायोरिटाइज करके चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए कमेटी वगैरह जो भी है, हम तो चाहते थे और ये सब इसको प्रायोरिटाइज करके ये चीजें जब ठीक होंगी तो इंशाल्लाह अल्लाह करे कैसे हो जाए। प्लीज साथ रहिए, आज हम डूबे हुए हैं, प्लीज साथ रहिए शायद साहब। आज प्रॉब्लम ये कि सारे मसाइल अपनी जगह है और मसला ये है कि आज हम डूबे हुए हैं, तो अगर हम आज से भी काम शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। कोई होप्स नजर आती है, कोई लाइट्स नजर आती है आपको शायद साहब? देखो, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आप समावाला का शुक्रगुजार भी हूँ कि इस अहम मौजू पे इस वक्त बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त घोड़े तैयार करने के नहीं है, इस वक्त जंग का हालत कराची की हालत इतनी खराब है कि एक तो इसको जरूरत है अब्दुल सत्तार एडी जैसे लोगों का और हजरत बादशाह खान बाबा जैसे लोग जो खुदाई खिदमतगार होते हैं, जो अल्लाह के लिए काम करे, वो किसी कौमियत, किसी मसलक, किसी पार्टी के लिए काम न करे। उन लोगों को चाहिए कि वो आगे बढ़े और इसमें हिस्सा ले। मौजूद है जो आज की बात कर रहा हूँ, आज जो बारिश होने वाली है या हो रही है या जो हालात है, एक तो इसमें इंसानियत की जरूरत है। इंसानियत कहाँ सोया हुआ है? अगर ये 2.5 करोड़ की आबादी है या 3 करोड़ की, इसमें मेरी कोई सरोकार नहीं है, जितनी की भी आबादी है। आए 3 करोड़ की आबादी में कोई 30-40 लाख लोग भी ऐसे नहीं है, 3 लाख लोग भी ऐसे नहीं है कि वो अपनी मदद आप उठे और इस मसाइल को हल निकाले इमरजेंसी की बुनियाद पे, इंसानियत की बुनियाद पे। एक जो बुनियादी इसका हल है वो तो आप उसमें मैंने शुरू में बातें की, कुछ लोगों ने सुनी, कुछ ने नहीं सुनी। मैं फिर दोबारा दोहराऊं कि इसका वाहिद हल है फेयर एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की। शफाफ इलेक्शन करो, यहाँ की जो उसकी नुमाइंदगी जितनी है उसको नुमाइंदगी दो, RTS सिस्टम को बंद न करो। आप नुमाइंदे वो ले आओ जो कि अवाम को जवाबदेह होंगे। अगर आप अपने मुसल्लत करदा नुमाइंदों को लाओगे, अब एक मिसाल में और आसान दे रहा हूँ। एक बंदा कैंसर का मरीज है, वो कैंसर के अस्पताल में चला जाता है और कैंसर के इलाज के बजाय डॉक्टर शुगर का इलाज करके आ जाए। मरीज भी कैंसर का, अस्पताल भी कैंसर का, मगर जो डॉक्टर है वो शुगर का है, तो वो कैंसर का मरीज कैसे सही होगा? आप इसको वो नुमाइंदे दो जो हकीकी नुमाइंदे इस शहर के हकीकी नुमाइंदगी हो तो मसाइल हल होंगे। अगर थैंक यू सो वेरी मच शायद साहब, आप हमारे साथ थे, बेहद शुक्रिया जनाब। हमारे मेहमान, हमारा पैनल हमारे साथ है। एक क्विकली ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद मैं ज़रा पूछूंगी अरशद वोरा साहब से कि सर पकड़ा हुआ था इस सारी की सारी डिस्कशन में तो क्यों, और कराची के शहरियों के लिए वाकई सर और कलेजा दोनों पकड़ने की बात है। बारिश का एक और स्पेल आने वाला है। MQM वो क्या सोच रखते हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं, हम इस सब पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। हमारे इलाके पूरा पानी भरा हुआ है। अभी मैं बेटी घर जा रही, 3 दिन से घर में फंसी हुई थी। आप ये खाने तक लोगों घर में मैंने निकाल के दिया जो मेरे पका हुआ है।
कल रात अपने ससुराल में गुजारी, हम लोग कहीं दूर जाके, खाना है ना पीना है, सारा सामान मेरा भीगा हुआ है। वो आए ना मदद को देखें, वो तो अपनी अच्छी जगह पे बैठे हुए, उन्हें क्या एहसास है गरीबों का, गरीबी उनको लाए यहाँ तक। मैं बेवा औरत हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, कोई कमाने वाला नहीं है, घर का सारा सामान बह गया, अभी पानी में बैठे हैं, बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। सब परेशान हुए हैं, बिल्कुल बर्बाद हो गया। टोटल पानी भरा हुआ है घरों के अंदर, सामान सारा निस्फ़ो नाबूद हो गया है। बच्चों को लेके हम लोग नकल मकानी कर रहे हैं। पानी तो निकाले ना, कोई किसी और के घर जाएगा, उसको शौक तो नहीं है ना, कितने दिन रह लेगा किसी के घर। 9 फीट जो है ना पानी जो है ना हमारे आंगन पे चल रहे थे। घर का कुछ भी सामान नहीं बचा, किसी का पैसा जो है ना अलमारी में रखा हुआ, तो वो पैसा पूरा बह गया। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। बहुत हो गया, टू मच टू मच। वेलकम बैक। बात हो रही है आज सिर्फ और सिर्फ कराची की, और बात हम कर रहे हैं इसलिए कि हमारी ख्वाहिश है, हमारी उम्मीद है कि मसाइल हल होंगे जब हम साथ मिल बैठेंगे। जब साथ मिल बैठने की बात है, तमाम सियासी जमातें आज नया दिन के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया इसी पैनल में ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने, रहनुमा MQM हैं। सर, मैं आपसे ही इस घंटे में गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि जब काम शुरू हुआ इन बारिशों से पहले, जब कह दिया गया था कि बारिशें होंगी और उससे पहले काम करना होगा वरना मसाइल आएंगे, जितने मसाइल आए सर, जितने हालात ख़राब हुए कि लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए उन इलाकों में जहाँ पर हम ये सोचते थे कि शायद नया नाज़िमाबाद बने, नकल मकानी करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हम ये सोचते कि शायद हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि ना यहाँ ज़लज़ला आया है, ना यहाँ कहत साली है, ना यहाँ पर कोई सुनामी आया है, यहाँ पर सिर्फ बारिश का पानी आया है और उसके बाद लोग नकल मकानी करें। दिल खून के आंसू रोता है मनाजिर देखकर। सवाल मेरा आपसे ये है, दावा भी किया गया, वादा भी किया गया, काम कर रहे हैं और काम किया जा रहा है, ये आपकी तरफ से कहा गया। सर, कैसा काम किया आपने कि ये हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाकी तमाम मेरे जो हाजरीन हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं कराची में, मेरा ख्याल है शायद हमसे ज़्यादा जो कराची वाले हैं उनसे ज़्यादा शायद कराची का मसला किसी को नहीं पता। बेशक इसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब हों, अरशद वोरा साहब हों और दीगर साथी हों। मेरी बात समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले ये जो एक बात हो रही है, मैंने अभी आपकी ट्रांसमिशन 15 मिनट की देखी है। मैं साफ बात करने का आदी हूँ, मुझे सियासी गुफ्तगू करने पे उबूर ज़रूर है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि ये जो तजावुज़ात पे लोग हैं, चाहे वो ज़रबे अस्ब के बाद आके कराची में बस्तियों में बस गए, चाहे वो सिंध से सैलाब ज़दगान, सैलाब से तबाहकाल कराची में आ गए, चाहे कराची के गरीब मुतवस्सित तबकों ने छोटी छोटी आबादियां बना ली, नालों पे बना ली, कच्ची आबादियां बना ली। भाई मैं हूँ, मेरे लोग हैं, वो मेरे शहर के लोग हैं, हमने वेलकम किया है, नहीं तोड़ने की हम उन्हें इजाजत देंगे ना, आज भी कहेंगे कि उन आबादियों को नहीं तोड़ा जाए। वजह क्या है? इस शहर के अंदर 1947-48 में लियाकत अली खान साहब के बाद लो हाउसिंग स्कीम कभी नहीं दी गई। ये वो शहर है जिसमें अपनी मर्जी से LDA, MDA और KDA तो बना दिया गया, किसी मनपसंद बिल्डर को फैसिलिटेट करने के लिए MDA बना दिया गया, अपनी जमीनों पे कब्जे करने के लिए LDA बना दिया गया। ये पुराने दौर की बात कर रहे हैं कि जी वो कन्वर्ट कर देते। अभी जगह मैं हजारों एकड़ जमीनें दिखाऊंगा आपको जिन्होंने आपने टप्पेदार मुख्तार अधिकारों से आपने बैक की जमीनें फ्रंट पे लेकर आके खाते बदले। मुझे न सिखाएं आप इस शहर के अंदर, मैं वकालत का तालिब इल्म हूँ, जमीन का मुझसे ज्यादा किसी को नहीं पता। भाई मेरे लोग हैं ना, क्यों नहीं सस्ती आबादियां यहाँ पे दी, क्यों नालों पे बनने दिए? जो नालों पे बनने देते थे, बताओ ना, पिछले 60 साल में कोई दिए? वो बेनजीराबाद बनाए, वो अपने जियालियों के लिए बनाए, उसमें जो सस्ते आपने मकानात दिए वो आपने अलॉट किए हैं, आपने MPS के लिए सोसाइटियां बनाई हैं, आपने MNAs के लिए सोसाइटियां बनाई हैं, आपने गरीब आदमियों के लिए करने। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इतनी बड़ी वजारत है सिंध के अंदर सर, सबसे बड़ी धांधली बदमाशी कोऑपरेटिव सोसाइटी में सर। इसी तरीके से तो मैं एक बात बता रहा हूं कि यहाँ पर बुनियादी एक गरीब आदमी है जो महीना 10,000 रुपए या 5,000 रुपए दे सकता है, आप उससे कह रहे हैं जनाब नालों पे घर नहीं बनाए, कच्ची आबादियां नहीं बनाए,
वो 120 गज का घर 60 लाख रुपए चाइना कटिंग भी यही गरीब आदमी करता है। बिल्कुल यही गरीब आदमी करता है, माफिया उसका फायदा उठाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसमें चाहे मेरे लोग हो चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हो, मैं आपकी बात को तस्लीम करने तैयार हूँ। चाइना कटिंग भी माफिया करती है और गरीब आदमी बेचारा बच्चों को सियासी जमातों में है। अच्छा, अब मेरी आ जाए बात इस शहर के सोल्यूशन पर। ये तो बात मैं इसलिए कर रहा था, मुझे तकलीफ हुई। सरजानी टाउन की अब बात कर रहे हैं ना, अय्यूब खान के दौर में डिजाइन हुआ था सरजानी टाउन। वन ऑफ द बेस्ट प्लानिंग सरजानी टाउन। पता करने की जरूरत है क्या हुआ है भाई। 60, 64 गज की वहां कटिंगें हुई है ना केडीए की। 64 गज की जब कटिंगें अपने की हैं और 64 गज के ऊपर ग्राउंड+1, ग्राउंड+2, ग्राउंड+3 जैसा हाफिज नईम साहब बता रहे थे कि एसबीसी या शाही सैयद साहब बता रहे थे, तो आपने क्या वो 18 इंच की लाइन को किसी तरीके से 24 इंच की लाइन की। पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। मैं फिर आऊंगी आपके पास, मैं फिर पूछूंगी इसी के ऊपर आपसे सवाल। प्लीज साथ रहिए सर, प्लीज साथ रहिए। नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। आपने तो मुझे लिया घंटे बाद है, मेरा बात कंप्लीट होने दें, बात कंप्लीट होने दें। शहीद मिल्लत पर 40 मंजिला है। 22 अगस्त हो चुका है। ख्वाजा साहब, मैं चाह रही थी कि मैं ना शर्मिला साहिबा से कमेंट ले लेती। अब देखिए बात में कमेंट ले लेना मुझसे। अभी तो कमेंट आपको पता नहीं कितने कमेंट लेने पड़ेंगे मेरी बात के बाद। हाय अल्लाह। अच्छा चलिए बात मुकम्मल कीजिए सर, आप बात मुकम्मल कीजिए। मेरी बात जो है ना वो दलील के साथ है। आदत है पुरानी। अब मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करूंगा कि हालांकि मेरा ताल्लुक जमात इस्लामी से तो नहीं, लेकिन मतलब इस्लाम मजहब से मैं भी डरता हूँ भाई। कुछ बात सच भी कर रही है मुझे। लेकिन शहीद मिल्लत पर 40 मंजिला है और 12 इंच की सेवरेज लाइन के ऊपर 40 मंजिला है। ये परमिशन किसने दी है? एमकेएम ने दी है। फिर दूसरी बात, इस पूरे शहर का हाल क्या है? देखिए, ये शाही सैयद साहब हैं, ये जमात इस्लामी है। 10 साल 5 साल हमने और जमात इस्लामी ने काम किया। किसी के मुंह से ये बात निकलती क्यों नहीं है कि पिछले 56 साल में वो काम नहीं हुआ जो 10 साल में हुआ है? क्रेडिट गोज टू जनरल परवेज मुशर्रफ। नहीं हुआ ना काम। 40 साल से पीपल्स पार्टी और अब 12 साल से बिला शिरकत गैर पीपल्स पार्टी है। चलो, तो क्या हुआ काम? 5 साल शामिल। ये जो इदारे बनाकर तबाह किया आपने, एक मल्टीपल कॉरपोरेशन को आपने तकसीम दर तकसीम कर दिया। क्या बिगाड़ लेंगे हाफिज नईम उर रहमान साहब, जहां पर 20 मल्टीपल सिविक एजेंसीज हैं? क्या बिगाड़ लेंगे शाही सैयद साहब, इज़हारुल हसन साहब, अरशद वोरा साहब? 20 मल्टीपल सिविक एजेंसीज दुनिया में कहीं होता है? लाहौर की कंपेयर कर रहे हैं, एक मल्टीपल एजेंसी है ना। तो हमारा तो मुतालबा ये कि जिस शहर को जो कि इकोनॉमिक हब है तोड़ते चले जा रहे हो, जिले बनाए चले जा रहे हो। और फिर क्या बात हुई? मुराद अली शाह साहब का स्टेटमेंट नहीं है, वजीर बल्दियात का स्टेटमेंट नहीं है। कचरा उठाना डीएमसी की जिम्मेदारी है, नाले साफ करना डीएमसी की जिम्मेदारी है। और भाई तुम हो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इमरान खान साहब हैं, जिस तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। और मैं ये बात बड़े दुख से कह रहा हूं आपको, हमारी अदालतों में जब वो बोतलें, अभी एक केस आपने देखा है कि उसमें जनाब वो बोतलें थी नहीं थी, 9 साल 2 महीने 14 दिन लगने के बाद ये वतीका उडो साहबा बरी हुई है। सही। तो अगर जुडिशियल सिस्टम भी ऐसा है, गवर्नमेंट भी ऐसी है और हमारे लोग भी अगर उसमें थोड़े से जो है ना वो बेहिस हैं, तो आप कहां से शहर को सिस्टम देने के लिए बातें कर रहे हैं? फिर कैसे हो पाएगा? शर्मिला साहिबा, गुफ्तगू आपने सुनी ख्वाजा अज़हर साहब की, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे थे कि जिसके ऊपर वाकई जवाब लेना बनता है। देखिए किरण, मेरे भाई हैं ख्वाजा साहब, हमारे साथ काबीना में भी बैठे, जनरल मुशर्रफ के साथ भी काबीना के अंदर बैठे। मैं वापस इनके अदवार में जाऊंगी। इनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही है कि जी मल्टीपल एजेंसीज हैं जिनकी जिम्मेदारी है मुख्तलिफ चीज़ों की एग्जीक्यूशन। तो क्यों नहीं इन तमाम मामलात को इनके दौर हुकूमत में, जब इनके पास अनफेटर्ड पावर्स थी, जो भी कह रहे हैं कि जी उस जनरल मुशर्रफ के दौर में बड़े काम हुए, तो ये सारे जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज हैं उनको वन विंडो ऑपरेशन कर देते। क्यों नहीं किया गया? उस वक्त तो तोड़ा गया। एक पैरेलल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ आके खड़ा हो गया। डुप्लीकेशन हुई, फंड्स की हुई, चाइना कटिंग। अब ये कह देना कि जी गरीब आदमी चाइना कटिंग करता है, गरीब आदमी बेचारा रोटी कमाने को निकलता है बाहर, वो चाइना कटिंग कहाँ से करेगा? आप लोग गरीब लोगों को जाके वहां बिठा देते हैं और फिर उनके बलबूते के ऊपर आप चाइना कटिंग करते हैं।
फिर जब उठाने की बात आती है तो फिर कहा जाता है कि जी उनको बेघर किया जा रहा है। देखिए ये गलत बात है, ये गलत कैसे दिया? सवाल तो ये है। मुझे एक बात बताइए किरण, मुझे एक बात बताइए, आप एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपको जब से मैं सियासत में आई हूँ मैं तो खैर आपको देख रही हूँ, मुझे आप बताइए किसकी एक आवाज के ऊपर कराची बंद हो जाता था? पीपल्स पार्टी की। हालात तो बदल गए ना, तो चले गए, नहीं अब तो वो मामला नहीं रहे। मैं यही तो बात है, यही तो मैं कह रही हूँ, हालात बदल गए, हालात बेहतर हो गए। लेकिन उस वक्त जिस वक्त जनरल मुशर्रफ थे, जिस वक्त MQM सिंध हुकूमत संभाल रही थी, जिस वक्त MQM वफाकी हुकूमत संभाल रही थी, कब ये चाइना कटिंग हुई, ये तजावजात हुए, एमिनिटी प्लॉट्स की जो स्टेटस है वो चेंज करके हाई राइज के लिए दिए गए, किसकी आवाज के ऊपर लब्बैक कह के कराची बंद हो जाता था मिनटों के अंदर? ख्वाजा साहब, लेट्स शर्मिला फारूकी टू रिस्पॉन्ड। ख्वाजा साहब लेट हर कंप्लीट। ख्वाजा साहब प्लीज लेट हर कंप्लीट। मैं ताबेदार, आप जो कहेंगे मैं सुनूंगी, मैं थोड़े से जवाब दे दूं, मैंने दूसरे चैनल पे भी जाना है। किसकी आवाज के ऊपर कराची? 12 मई भूल गए, आज तक मुकदमा चला। बल्दिया फैक्ट्री का सानिया 200 जिंदा जला दिया गया, भूल गए हैं। शर्मिला साहिबा, मैं सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम इसी बहस में पड़े रहे कि माजी में क्या हुआ तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हर चीज शर्मिला साहिबा एक सवाल लीजिएगा। शर्मिला साहिबा, ख्वाजा साहब प्लीज मौका दीजिए। और कोशिश हमेशा ये रही है इनके साथ कोalition में भी कि हम इनको साथ, ठीक है। ख्वाजा साहब जरा रुकिएगा। शर्मिला साहिबा सवाल ले लीजिएगा। कराची के अंदर अमन और सुकून हो। ठीक है शर्मिला साहिबा, बिकॉज यू हैव टू लीव, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, बिकॉज यू हैव टू गो। शर्मिला साहिबा प्लीज प्लीज एक सवाल ले लीजिएगा। 2014 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बोर्ड, व्हाटएवर यू सेड, या आपने इसका क़याम किया, यू आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दैट? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं किसी भी इदारे की, किसी भी सूबे में, किसी भी शोबे की, नहीं, मैं आपके कायम करदा इदारे की बात कर रहा हूँ, आपके सूबे की बात कर रहा हूँ। हर इदारे में श्वेत, मैं आपको बताऊं, हर इदारे में, हर महकमे में बेहतरी की गुंजाइश है और रहनी चाहिए। वक्त, हालात, मामलात, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जिम्मेदारियां, इनके तहत चीजें इवॉल्व होती हैं। मुझे एक बात बताइए, जाने से पहले मैं 2-3 चीजों की तरफ निशानदेही करना चाहती हूँ। ये मेरे भाई इधर हलीम आदिल शेख साहब बैठे थे, वो चले गए। तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो वफाक एग्जीक्यूट कर रहा है कराची में, सिर्फ जो कराची के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, इसकी जो टोटल लागत है वो 24.6 अरब रुपए है। इसमें से यूटिलाइजेशन 21.2 अरब रुपए दिखा दी गई है और ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप चले मेरे साथ देखें, ढूंढें। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मंगो पी रोड जो है 2.4 अरब रुपए, उसमें से यूटिलाइजेशन दिखा दी गई है 50%, 1.2 अरब रुपए। और जनाब ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम फॉर कराची, KMC फायर फाइटिंग स्कीम प्रोजेक्ट, 1.8 अरब रुपए, जिसमें से यूटिलाइजेशन इनके बजट पेपर्स ने वफाक के दिखाई है 1.2 अरब रुपए, और कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताइए कि PTI की हुकूमत जब से आई है और कहती है कराची में सवाल करने उनका मैंडेट है, तो फिर इसमें क्या किया जाए? मैं शेख साहब से जरूर पूछ लूंगी, मुझे क्विकली बताइएगा क्योंकि आपको जाना है। शर्मिला साहिबा, क्योंकि आपको जाना है, बिल्कुल क्विकली बताइएगा। एक स्पेल और आ रहा है मानसून का, तो ये बताइए जो जो इलाके डूबे हुए हैं वहां पर सिचुएशन बेहतर होगी या वहां पर रिलीफ के लिए आप लोग बहुत आगे बढ़ के काम करेंगे? 2 जुमले मुझे इस पे बता दें ताकि जो लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा इत्मीनान हो। बिल्कुल, हमारी कोशिश जारी है। एज वी स्पीक नाउ, आज भी वहां पर काम हो रहा है। जहां जहां से निकासी का सिस्टम नहीं है या नाकस है, वहां पर पंप्स के जरिए निकाला जा रहा है। मैंने कहा ना, बेहतरी आई है। और आप टाइम नहीं बता सकती कि कब तक चीजें ठीक होंगी? देखिए, मैं समझती हूँ बेहतरी आएगी, वक्त लगेगा, लेकिन नहीं, हम एग्जैक्टली सरजानी टाउन की बात करें। आप कोई आप दे सकते हैं कि आज पूरा दिन लग जाएगा? इस वक्त हुकूमत सिंध की, इस वक्त DMC, इस वक्त तमाम जो लोकल ग्राउंड के ऊपर जो तमाम जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, उसमें बेहतरी आ रही है। ठीक है शर्मिला साहिबा, शुक्रिया शर्मिला साहिबा। आप कह रहे हैं वहाँ काम हो रहा है, कुछ देर बाद वोटर से पूछेंगे कि वहाँ कितना काम हो रहा है, इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है, और अगली बारिश वहाँ के लिए कहीं खुदा न खास्ता इतनी तबाहकुन तो साबित नहीं होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल पैनल हमारे साथ है, ख्वाजा साहब भी हमारे साथ है। मैं जरा चाह रही थी कि मैं वोरा साहब की तरफ चली जाऊं। अरशद वोरा साहब, अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज पूरी की पूरी गुफ्तगू आपके सामने है।
सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं अब इस सारे के सारे सिनेरियो में कि बहस मुबाहिसे से बात आगे भी बढ़े, कुछ अमलन भी हमको होता हुआ दिखाई दे। शुक्रिया, आपको याद आ गया कि मैं भी बैठा हुआ हूं। मुझे याद था, मैंने 3-4 बार कोशिश की, 2 बार लाइन ड्रॉप हुआ जी। खैर एनीवे, बिल्कुल सही बात की। देखें, अभी चाइना कटिंग की बात हो रही थी। चाइना कटिंग में जो है गरीब आबादियों, चाइना कटिंग से लोग यही समझते हैं कि गरीब आबादियाँ ये जितनी भी बसी हैं, तो चाइना कटिंग जो है वो अगर आप जो है बाग इब्न कासिम क्लिफ्टन का जो बड़ा मशहूर है, उधर जो चाइना कटिंग हुई है, 1 एकड़ का बाग कट के चला गया, वो कहाँ चला गया। चाइना कटिंग जो है वो बेनज़ीर शहीद पार्क जो है, उसमें जो ये मल्टी स्टोरी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग जो बनी हुई है, उसके पीछे भी बाग है और उसके आगे जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती हैं वो बाग का हिस्सा है। आज भी नक्शे में उस शहीद बेनज़ीर पार्क का हिस्सा है। पूरी चाइना कटिंग के लिए बनाई है। तो ये इसी तरीके से बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं MDA हो गया, LDA हो गया, ये सारा जो है ज़मीनों पे कब्जा करने के लिए, इवन ये जो डिस्ट्रिक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन अभी हो रही है नई, ये सारा यही है। खैर एनीवे, मैं तो सिर्फ निशानदेही करना चाह रहा था कि चाइना कटिंग से लोग इस चाइना कटिंग से शोएब प्लीज सर प्लीज, अगर हम चाइना कटिंग की बात करते रहेंगे, हम माजी में सियासी जमातों के रोल पर ही बात करते रहेंगे, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे जी ना। अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके जा रहा हूं। आपकी नजर में हल क्या है? बिकॉज सर मुस्तफा कमाल साहब भी उस मीटिंग का हिस्सा रहे जो कराची की मसाइल हल करने से मुतालिक लगी, तो हम सारे ये जानना चाहते हैं आप लोगों की सोच क्या है, हल किस तरफ आएगा? ये कराची की वक्त की जरूरत है। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहले जिस तरह मैंने पहले कहा था कि कराची की पॉपुलेशन को एवेल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है आप ये बेसिक्स हैं आपकी। नंबर 1 आप कराची की पॉपुलेशन, उसके बाद फिर जो कराची के लिए मेजर मंसूबे हैं, जैसे ग्रीन लाइन जो है पता नहीं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। ग्रीन लाइन को फास्ट ट्रैक पे ख़त्म होना चाहिए। दूसरे ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट सिस्टम आना चाहिए यहाँ पर, जो कि पीपल्स पार्टी ने बुक्स में 4000 से लेके एंड हुआ था जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी 10 बसों पे, तो वो 10 बसें भी अब तो नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। K4 पे नोटिस लेना चाहिए कि K4 क्यों नहीं मुकम्मल हो रहा, K4 की कोई ड्राइंग फॉर्स नहीं है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, ज़ाहिर है कि ये तमाम ऐसे मसाइल जिन पर बात हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर आऊँगा एक अहम जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, वो मामला सर ये है कि कचरा, दैट इज़ द रीज़न जब बारिश होती है तो पानी के निकासी का निज़ाम अगर कहीं पर है भी तो वो उस तरह से काम करता नहीं। मैं इसके सोल्यूशन की बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, मैं आपको मिसाल जी मैं बोलूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। सर प्लीज आप बताइए, मैं चाह रहा हूँ आप हल अगर शेयर करें कि हल क्या है। हेलो जी सर, आपकी आवाज आ रही है। देखें, जिस तरीके से दुनिया में मलेशिया को ले लें, फिलिपाइन को ले लें, इवन चाइना को ले लें, जिस तरीके से वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कच्ची आबादी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्लम्स इनटू हाई राइजेस हुआ है, हमें उस पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि लाइन्स एरिया कराची की 1947 की सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। वहाँ पे 40,000 घर थे। 40,000 घर जो है वो 40 गज पे घर थे। वो अब 3-3, 4-4 मंजिलें हो गए। वहाँ वो लैंड जो है, उस लैंड की वैल्यू को एवेल्यूएट करें। वहाँ पे आपको इसी तरीके से आप दूसरी कच्ची आबादियाँ, ये गुजर नाले पे जो कच्ची आबादियाँ हैं, ये जो नाज़िमाबाद साइड के साथ जो कच्ची आबादियाँ हैं, इन सारी कच्ची आबादियों को हुकूमत को ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू हाई राइजेस, क्योंकि ये 4-4 फीट की और 2-2 फीट की गलियों से और नालों से गुजर के जो जाते हैं, आज बच्चे भी उसी माहौल में पैदा होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पार्क्स क्या होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि डिस्पेंसरीज क्या होती हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि प्लेग्राउंड्स क्या होते हैं। तो उन्हें जो है एक बेहतर क्लीनर एंड ग्रीनर एनवायरनमेंट देना होगा। और ये कोई जो है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स वेरी इजी। और इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें जो है ना, इसमें पता नहीं अभी तक आपके पास जो मैंने बताया कि लैंड की वैल्यूएशन करके, या आप बोल लें या फिर मुझे बोलने दें। बड़ी देर से बैठा हूँ जी शेख साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। जी वोरा साहब प्लीज बात कंप्लीट कीजिए।
पहले एक फार्मूला बता दिया कि आपको इन कच्ची आबादी को जो है वो एक अच्छा माहौल देना होगा। ठीक है, इनको मुतबादिल जगह फराहम करनी होगी, अच्छा माहौल देना होगा तो मसाइल हल होंगे। ज़रा दिस इज लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट शॉर्ट टर्म। हलीमा आदिल शेख साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। गुफ्तगू आपने सुनी, आप जरा उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहें, साथ सवाल भी ले लीजिएगा। कुछ दिन पहले आप कभी भी नहीं किसी चीज का सोल्यूशन पे पहुंच सकते। क्यों ऐसा क्यों लगता है? एक मिनट शेख साहब की तरफ, वरा साहब क्यों ऐसा क्यों लगता है? शॉर्ट टर्म रास्ते देखें, शॉर्ट टर्म रास्तों पे तो कभी भी कोई भी मुल्क डेवलप नहीं हो सकता, कोई शहर नहीं डेवलप हो सकता। ओके, ऐसा लगता है। नहीं, बट अलोंग विद लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हमें शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे सर, इससे आप डिनाई तो नहीं कर सकते। ये तो नहीं हो सकता हम शॉर्ट टर्म मेजर्स ना लें, सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सिग्निफिकेंट। को 50 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं नालों की सफाई के, अगर वो प्रॉपर सफाई हो जाती, करप्शन ना होती, आपको करप्शन से बचना है। ठीक है, करप्शन से बच लें, आपके शॉर्ट टर्म मसाइल सारे खत्म हो जाएंगे। मैं ठीक है, मैं इसका जवाब जो है ना वो जरूर लूंगी, लेकिन पहले जरा हलीमा आदिल शेख साहब, चूंकि आप कह चुके थे कि आप कमेंट करना चाह रहे हैं, आप वो कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद में ना हाफिज साहब से इसके ऊपर पूछूंगी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जी देखिए, दो बातों पे कमेंट करना था जिसपे एक तो ये बात कि शर्मिला साहिबा कहते हुए चलेगी कि वो ग्रीन लाइन में 24 अरब का था, कुछ नहीं हुआ। तो ग्रीन लाइन 21 किलोमीटर कंप्लीट हो चुकी है, जबकि इनकी ऑरेंज लाइन 4 साल से जो कि सिर्फ 3.9 किलोमीटर है वो अभी तक नहीं बनी है और एक बस नहीं आई है इतने अरसे के अंदर। दूसरा, फायर टेंडर्स का इन्होंने कहा, तो फायर टेंडर्स के ऑर्डर किया जा चुका है, चूंकि इंपोर्ट हो रहे हैं तो वो इंशाल्लाह आपको दिसंबर में नजर आ जाएंगे। उसकी पेमेंट चूंकि बाहर जाती है तो इसलिए वो पेमेंट जा चुकी है और फायर टेंडर्स आ रहे हैं। मंगोपीर रोड पे काम हो चुका है। दूसरी बात मैं करता चलूं कि कच्ची आबादियों के लिए हमारी पॉलिसी के, एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी इसीलिए बनी है कि ये जो वो अरशद वोरा साहब ने बात की बिल्कुल ही हल है। कच्ची आबादियों को हम नहीं कह रहे कि इनको उठा के गुज्जर नाले में, हम कहते हैं इनकी आबादकारी होनी चाहिए, मुतबादिल हो। जिसने भी बिठाया उस माफिया को पकड़ना चाहिए, जिसके दौर में, जिन अफसरान के दौर में जिन्होंने इन्हें बिठाया, जिस माफिया का जिक्र सब लोग कर रहे हैं, उनको उठा के बिल्कुल सही पैसे लेके वापस, ताकि जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और ये बहुत जरूरी है ताकि आइंदा ना हो। कच्ची आबादी को, ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया, प्लीज आप सवाल लीजिएगा। और हाँ, सवाल दीजिए। आपने चंद रोज पहले हमारे शो में कहा था चंद करोड़ रुपए लगाए हैं और कराची के नाले साफ हुए हैं। आज के हालात ये बताते हैं कि चंद करोड़ रुपए लगाए और नाले साफ हुए, हालात ऐसे नहीं है। और मेयर कराची तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप साफ कर दें फिर साफ कर दें। 10 करोड़ का भी साफ। बराए करम इस पे बराए करम मुझे सुन लीजिएगा, उसके बाद आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। पहले भी कम दिया था आपने, जो जबरदस्ती बोल देगा उनको दे दिया था। अरे बिल्कुल मैंने ठीक कहा था। कराची के 38 नालों में से 3 नाले हमें मिले थे, गुज्जर नाला, माजगोट नाला और कोरंगी, पता नहीं कौन सा ओवरफ्लो हो गया गुज्जर नाला सर। और सुनिए गुज्जर नाले ने ओवरफ्लो होना था। अच्छा, जो नाला को चौड़ा करने की गुंजाइश नहीं मिली थी कि इस दौरान इसको चौड़ा कर दें, चौड़ा करने का काम तो आज से शुरू होगा। अगर उसकी इंक्रोचमेंट के इशूज है, सेटलमेंट के बाद वो आज से शुरू होंगे। जो अवेलेबल नाला था उसको साफ किया गया चंद करोड़ में, मैं आपसे ठीक कह रहा हूँ, चंद करोड़ के अंदर, जबकि 38 में से 35 नाले सबके पास थे, सिंध गवर्नमेंट के पास थे। तो आपने देखा, आप सबने रिपोर्ट किया कि 5 दिन के अंदर नाले साफ हुए, लेकिन वो सारा कचरा, उस वक्त चेयरमैन एनडीए में कहा था कि दोबारा चूंकि कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये कूड़ा जैसे बारिश आएगी सारा कूड़ा इस नाले के अंदर आ जाएगा। तो 5 दिन में नाले साफ हुए, 3 नाले थे सिर्फ 38 में से, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे नाले साफ किए जाए। उसके फॉलोअप में एक कमेटी बनी है और अब इसलिए बनी है कि सारे नाले साफ किए जाए। सर यानी ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है ये नाले साफ करने के लिए बनी है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ नाले साफ करना होगा। मैंने शायद मैंने शुरू में बताया आपको कि 6 इसका स्कोप है। दोबारा सुन लीजिए। कराची का पानी का मसला, जो नलका में पानी नहीं आता, टैंकर से मिलता है, K4 नहीं है, पानी का मसला, कराची के सीवरेज का मसला, कराची के सॉलिड वेस्ट का मामला, रोड्स का मामला, ट्रांसपोर्ट का मामला और नालों का मामला। 6 बड़े इश्यूज हैं जो कि इस कमेटी ने हल करने, और 5 फंड्स आएंगे, वो भी सुन लीजिए। फंड्स कहां से आने इसमें? बारिश में वापस, जी बारिश की सूरत बारिश में वापस इसलिए आए क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो एट द एंड ऑफ द डे पीटीआई भी यही कह रही हो कि ज्यादा बारिश आ गई तो ज्यादा पानी आ गया। हम ये नहीं चाहते, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। देखिए एनडीएमए या पाक आर्मी ग्राउंड पर नजर आ रही है, फौज मौजूद है, फौज एनडीएमए की कोऑर्डिनेशन के अंदर यहाँ मौजूद है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, पीडीएमए भी तो एग्जिस्ट करता है ना। कहीं देखा, किसी ने गौर किया, कोई नजर आया? कोई और भी रिलीफ का इदारा है, पीडीएमए का इदारा है, दीगर इदारे, कोई नजर आया?
हमारी एनजीओ नजर आई, पाक आर्मी मौजूद है, मेरा हल्का पूरा डूबा हुआ है। ठीक है, परसों रात इसमें कोई शक नहीं है सर, अवामी नुमाइंदे कम ही नजर आए हैं, आर्मी नजर आई है। गवर्नमेंट को आर्मी किसने भेजी है? मतलब आर्मी खुद पहुंचती है हर जगह। कोई जोही में जाओ तो आर्मी जाती है, कोई नेवी में तो कश्ती डूब जाए तो नेवी जाती है। इसमें कोई शक नहीं, लोग इंतजार करते हैं कि वोट वाले आएंगे, लेकिन वर्दी वाले आते हैं। वोट वाले मौजूद है, वोट वाले के पास अथॉरिटी नहीं है ना। हमारे पास अगर वोट मौजूद है, हम क्या करके, हम खुद मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। साहब, अगर आप भी अथॉरिटी की तलाश में निकलेंगे तो फिर मसाइल के हल के लिए कौन निकलेगा, कौन किसको पकड़ेगा? प्लीज साथ रहिए, जो अथॉरिटी ली है उसको इस्तेमाल करें। मैं पूरा जवाब दे दूं। जो 18वीं तरमीम मौजूद है, डायरेक्टली हमारे पास कोई नहीं है। जो रास्ता था एनडीए में वाला इस्तेमाल किया, जिसके बाद हम नजर आ रहे हैं, हर जगह नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा सिंध में 18वीं तरमीम है, सिंध में कोई मैनेजमेंट हमारी नहीं है, डीसी हमारा नहीं है, एसी हमारा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेख साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है? हलीम आदिल शेख साहब जितनी बातें कर रहे हैं सारी की सारी सही है, बिल्कुल वैसे ही है मसाइल भी, और बिल्कुल वैसे ही काम हो रहा है जैसा वो बता रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे फिर कहा ना, शर्मिला साहिबा कर गई एमकेएम के बोझ में गुफ्तगू। अभी अरशद वोरा साहब भी कुछ ना कुछ कर गए। मैं आपको बता रहा हूँ, वो कि मुस्तफा कमाल साहब अब अरशद वोरा साहब के लीडर हैं। एक सिस्टम था सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, नाजिम नेमतुल्लाह साहब भी उसी सिस्टम में थे, हमारा मेयर भी उस वक्त इसी सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम एक होगा, चेन ऑफ कमांड एक होगी, काम हो। अगर आप ये बनाना रिपब्लिक बना देंगे, मैं आपको कराची का हल बता रहा हूं, ये हल दुनिया में किसी से डिस्कस कर लें, अदालत में चले जाएं, अफवाज लगा लें, यहाँ पर नेवी लगा लें, आर्मी लगा लें, नहीं होगा इस शहर का मसला हल। इस शहर का मसला अगर आपको हल करना है तो यहाँ पर वन यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर एक सिस्टम लगाना पड़ेगा, और उसके अंदर माली खुद मुख्तारी यानी इंतजामी उसको वसाइल देने होंगे। ये जिले बनाते जाए ना, किमाड़ी बनाए और बनाए, दुनिया जान के जिले बनाए, ये सियासी जिले हैं। 18 टाउन में, और इन जिलों में फर्क इतना है कि 18 टाउन में माली खुद मुख्तारी थी, इन जिलों में सियासी खुद मुख्तारी है। एमसी इनका एक ग्रेड का आदमी जो अपॉइंट ना कर सकता हो, किस बात का जिला, कौन सा चेयरमैन, किधर का चेयरमैन, डमी है वो, सेंट्रल डमी है, ईस्ट डमी है। हमने हिस्सा लिया है इस निजाम की, सबसे पहले मुखालफत हमने की, अदालतों में गए, हिस्सा लेना था क्योंकि 9 साल एडमिनिस्ट्रेटर बैठे रहे थे, जमात इस्लामी ने भी हिस्सा लिया, सबने हिस्सा लिया। एक बात सिर्फ ये, दूसरी बात ये, देखिए ये शहर पीपल्स पार्टी के औताक नहीं है, ये मैं आला अदलिया से भी कह रहा हूं, वजीर आजम पाकिस्तान से कह रहा हूं, अफवाज पाकिस्तान से भी कह रहा हूं, ये शहर फोर्सेस का भी शहर है, ये शहर अदालत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये शहर पाकिस्तान के रेवेन्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। so true. अगर इस शहर को इनकी औताक के भरोसे पे छोड़ दिया जाएगा तो ये शहर बर्बाद होगा, पाकिस्तान की इकॉनमी बर्बाद होगी। इस शहर के ये मसले नहीं है कि सुरजानी में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इस शहर की तो मसला बुनियादी मसला है, जिससे सुरजानी में हल होगा, जिससे गुजरनाला भी हल होगा। इस शहर का मसले का हल इस शहर वालों के पास है, ना इस्लामाबाद के पास है, ना लाड़काना के पास है। हम आने वाले वक्त में एपीसी कर रहे हैं, उस एपीसी की तजावीज हम सारे पूरे स्टेक होल्डर्स को देंगे। हम ये चाहते हैं कि ये डीएचए है, फैसल कंटोनमेंट है, ये पोर्ट्स हैं, ये सब मिलकर एक कंसोलिडेटेड कराची बनाएं, इसके अंदर ऐसे सख्त रूल बनाएं। अब $26 टन का कचरा मैं बेच रहा हूं, $26 टन। आप कह रही हैं कचरा नहीं उठ रहा, $26 टन, दुनिया में कहीं रेट नहीं है। कराची का कचरा $26 में अंदर बिक रहा है, पूछने वाला कोई नहीं है। अदालतों में केसेस है ना, मेरे केसेस है, मैं पिटिशनर हूं, मैं वकील हूं, अदालतों में केसेस है। आप मुझे बता दें कौन सा केस वक्त पे ठीक हो गया, कौन सा केस वक्त पे जिसको सॉल्व हो गया। माशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब आते हैं, हमारे भी कान खींचते हैं, आपके भी कान खींचते हैं, सबके कान खींचते हैं, चले जाते हैं। तो ये है ना कि मसाइल हल हो और वो सारे लोगों की तरफ से हो। ख्वाजा साहब प्लीज साथ ही रहिएगा। सर आपने भी सारी की सारी गुफ्तगू सुनी, दरमियान में बहुत बार मैंने आपको बड़ा वेट पाया, प्लीज आप जरा कमेंट कीजिए सारी की सारी डिबेट पर। मुश्किल काम है, कितनी सारी गुफ्तगू के बाद में आप ऐसा कीजिए, बाकी सारी बातें छोड़ के हल पे बात करें, ये बड़ी अच्छी बात है। नंबर 1 मैं वोरा साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं, आबादी तो हमें सही गिन लो यार, हम कराची के लोगों को गिन तो लो कम अज कम, उसके हिसाब से उसके हिसाब से जो है ना हमें इख्तियारात दो। और तो दूसरी बात ये कि चेन ऑफ कमांड वन होनी चाहिए, ये लोग नहीं कहेंगे। असल में देखें शेख साहब हो या कोई भी हो, आर्मी को सामने रखकर पीछे छुपने की कोशिश करना अच्छी बात नहीं है। साफ सुथरी बात है, ये शहर में चेन ऑफ कमांड एक होनी चाहिए, डीएचए हो या कैंटोनमेंट हो,
मली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, SBC हो, या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, या KWSB हो, सबको एक कमान के अंदर आना चाहिए। और अगर एक कमान होगी, और ठीक है वो जवाबदेह है, वो आवाम को भी जवाबदेह हो और वो ऊपर की अथॉरिटीज को भी जवाबदेह हो, लेकिन चेन ऑफ कमांड एक होनी चाहिए। नंबर 2 बात। नंबर 3 बात यह है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। चौथी बात यह है कि इस मरतबा ये बल्दियाती इंतखाब को डेफर करने की जो कोशिश की जाएगी, ये तीनों की जो इत्तेहाद हुआ है और इनके जो मंसूबे हैं वो तो पता नहीं 6-7 साल के मंसूबे लग रहे हैं मुझे, तो फौरन बल्दियाती इंतखाब हो और उससे पहले जो एक्ट है उसको तब्दील होना चाहिए। ये अब बदकिस्मती की बात ये देखें, मैं ख्वाजा साहब, मैं आपसे विद ड्यू रिस्पेक्ट ये इख्तलाफ करने की जसारत कर रहा हूँ कि आप 1987 में आपकी बल्दिया आई, उसके बाद 88 से लेकर अब तक हर गवर्नमेंट का आप पार्ट बनते रहे, दरमियान में वक्फे थोड़े से आए। जिस पीपल्स पार्टी के 12 साल पर हम तनकीद कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसमें से 5 साल आप उसके इत्तेहादी थे। आप बिला शिरकत गैर इस शहर के मालिक थे और आपके पास हाउसिंग सोसाइटी भी थी। जिस हाउसिंग सोसाइटी की आप बात कर रहे हैं, आपके इस्लाम नबी साहब एक वजीर भी हुआ करते थे, याद होगा आपको। सब कुछ आपके पास था, लेकिन अब वो हो गया जो हो गया। अब शेख साहब जब ये कहते हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, भाई ग्रीन लाइन में 2 साल आपके हो गए, आपने 2 साल में क्या काम किया? जितने पैसे के इलेक्ट्रिक की शराकतदारी में विफाकी हुकूमत हमसे मुनाफे के तौर पर ले गई है, उतने पैसे भी 2 साल में PTI की हुकूमत ने कराची पे नहीं लगाए। PSDP मेरे पास मौजूद है, ये 18 अरब रुपए रखे हैं आपने, 650 अरब रुपए में से कराची के लिए। ये आपकी प्रायोरिटी है, ये आपकी प्रायोरिटी है कि आपने, अगेन मैं कहूंगा कि कोटा सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया है बगैर किसी लिमिट के। और आपके इत्तेहादी MQM है जिसने इस शहर के अंदर हजारों लोग कत्ल हुए थे। इन्हीं इश्यूज की बुनियाद पर अब आपके इत्तेहादी मिलकर यह फैसला कर रहे हैं कि कराची का अब नौजवान फूड पांडा का काम करेगा, दफ्तरों में वो रेस्टोरेंट्स के अंदर बेरागिरी करेगा, बस उनके लड़के और लड़कियां, इनको जॉब नहीं मिलेगी। कौन सी बात कर रहे हैं, कौन सा कोटा सिस्टम? नहीं मिलेगी। 60-40 है ना, 60-40 को आपने एक्सटेंड किया है ना। और जबकि आबादी अब इनकी आबादी के मुताबिक अर्बन और रूरल में 52-48 हो गई है। किसी से पूछ कर आते हैं टेलीविजन के मेरे भैया, मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद है ख्वाजा साहब, विफाकी कोटा है, पूछ कर आते हैं। ख्वाजा साहब ज्यादा हीरो नहीं बने, ख्वाजा साहब का जवाब हीरो नहीं बने, मैं जानता हूँ। ख्वाजा साहब आप बता दें, जानता हूँ कि सरजानी में जो कुछ वहाँ पर कारीगरियाँ होती हैं वो भी जानता हूँ, शादी हॉलों में जो कारीगरियाँ होती हैं वो भी जानता हूँ। तो ये छोड़ दें आप। हाफिज साहब बता दें, आप बता दें, अगर ये बात वो गलत कह रहे हैं तो आप सही बात बता दें। मुझे खुद समझ नहीं आया था सवाल, मैंने कहा था अच्छी बात है, आदमी को सीखना चाहिए। हाँ सिखाइए भाई, 35 साल से आपसे सीख रहे हैं कराची वाले भाई। पहली चीज तो आप हमारा शुक्रिया अदा करें जी कि नेमतुल्लाह साहब कराची के नाजिम थे, फाइनेंस मिनिस्टर MQM का था, वजीर आला MQM का था, मुशर्रफ को कोटा। पहले तो आप इस पे शुक्रिया अदा करें कि आपके नेमतुल्लाह साहब कामयाब हुए। आपकी सारी हड़तालों पे आपका शुक्रिया, आपकी बल्दिया फैक्ट्री पे आपका शुक्रिया, आपकी 7 मई पे शुक्रिया, 12 मई पे शुक्रिया, 30,000 नौजवानों के कत्ल पे शुक्रिया। भाई कितने शुक्रिया अदा करवाओ? दूसरी बात पॉइंट है ये, बताएं ना, शुक्रिया अदा कर रहे हैं भाई। छोटे बड़ों से सीख लिया जाता है, इसमें अना की कोई बात नहीं होती, छोटे से बता दीजिए। कोटा वाली बात बता दीजिए। सीखो ना, पढ़ाना पड़ेगा मुझे बातों को। ख्वाजा साहब कोटा सिस्टम बताइए। ये नोटिफिकेशन जो है एक्सटेंशन नहीं है, ये रूल्स में अमेंडमेंट है जिसमें 2 लफ्ज अमेंड किए गए। ओ भाईजान, आपका कोटा सिस्टम आइन का आर्टिकल 27 का प्रोवाइजो 3 2/3 अमेंडमेंट के जरिए खत्म होगा, जिसके खिलाफ मैं अदालत में गया हूं। 2013 से इलीगल है ये। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू बोथ हियर बिकॉज़ आज हम कोटा सिस्टम पे बात करने नहीं बैठे हैं। खान साहब प्लीज खान साहब। और आपने क्या किया? आपने कितनी पिटीशन है, आपने कितने असेंबली में आपके पास तो भाई कितने बंदे होते थे? आज क्यों ना 25 MNA, 8 सेनेटर, 50 MPA, गवर्नर, विफाकी वुज़रा, सूबाई वुज़रा, कोटा सिस्टम तो वही रहा। कोटा सिस्टम पर बात करें, लेकिन हम किसी और दिन खालिद साहब प्लीज खालिद साहब आज नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ बात कराची की आज ना कीजिए। लेकिन आप PTI वालों को कहें कि यार ये खत्म करें। सर प्लीज आप सब मेरे साथ रहिए। हम जब बात करें खालिद साहब प्लीज, आज हम जब बात करें कुछ तो आदमी को पता है साहब प्लीज, बात हम कराची की कर रहे हैं और पूरे कराची की सूरत हाल क्या है। खालिद साहब प्लीज
मुझे अपने रिपोर्टर की जानिब जाना है। खुर्शीद आलम हमारे नुमाइंदे में ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे उनकी तरफ जाना है और उनसे बात करनी है, क्योंकि खुर्शीद आलम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो खुर्शीद आलम की आंखों में आंसू थे। एक जर्नलिस्ट रोया, वो रोया क्यों? क्योंकि हालात ऐसे थे जब लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। खुर्शीद आलम साथ मौजूद हैं, आप प्लीज मुझे बताइएगा वो क्या मंजर थे जिसने आपको रुलाया? रिपोर्टिंग करना वैसे भी मुश्किल होता है, आप अपना झुकाव कहीं पर शो नहीं करते, ये क्या बात हुई? मकान को घर बनने में काफी टाइम लगता है और हम जब यहाँ पे उस दिन ये सूरत हाल बता रहे थे तो हमारी बहनें बेटियाँ अपने अपने घरों से अपना सामान, अपना कपड़ा, अपना लत्ता, अपना कोई बचा खुचा सामान, अपनी कीमती चीज़ें निकाल कर अपने महफूज मकाम की तरफ खाला के घर, फुप्पी के घर, मामू के घर जा रहे थे। वो बड़ा दिल खराश मंजर था और अभी भी आप देखें कि यहाँ पर ये पूरा इलाका तालाब और झील का मंजर पेश कर रहा है। शुक्रिया पीपल्स पार्टी का कि उसने वेनिस और पेरिस बना दिया कराची को, और कराची के लोगों को अब सिर्फ इंतज़ार है तो उन कश्तियों का जो वेनिस और पेरिस में और लंदन में चला करती हैं, क्योंकि 12 साल हो गए और यकीनन पीपल्स पार्टी ने जो वादा किया था वैसे ही किया है। ये अलग बात कि ये वो वेनिस और पेरिस बन गया, लियारी और सुरजानी और दीगर इलाके जो आज से 150-200 साल पहले होते थे। सुरजानी टाउन, अब्दुल रहीम कोट और यूसुफ कोट की हालत 26 जुलाई को होने वाली बारिशों के बाद की भी यही थी, लेकिन इन 4 दिन पहले जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें इलाके में अब भी घरों में कम से कम 2 फुट और ज्यादा 4 से 5 फुट पानी अभी मौजूद है। खुर्शीद भाई मुझे ये प्लीज बताइएगा, आर्मी के ट्रक से लोगों को निकाला जा रहा है। अच्छा खुर्शीद भाई, क्योंकि कुछ देर पहले शर्मिला फारूकी साहिबा इस ट्रांसमिशन में मौजूद थी, उन्होंने क्लेम किया था कि टीम्स वहां मौजूद हैं और काम हो रहा है। इन एक्चुअल हो रहा है काम, आप देख रहे हैं? देखिए पानी इतना ज़्यादा है, फौज यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू भी कर रही है, लोगों को निकाल के भी ला रही है, कुछ मोटरें लगाई भी हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा ड्रेनेज सिस्टम बैठ चुका है। ये बहुत बड़ा इलाका है, ये कोई 1 या 2-4 गलियों का मामला नहीं है कि आप 2 या 3 सक्शन पंप लगा दें, मोटरें चला दें तो पानी निकल जाएगा। ये बहुत बड़ी आबादी का पानी है जो यहाँ से होता हुआ आगे अल्लाह वाली न्यू कराची तक जा रहा है और वहाँ से लेकर गोधरा तक जा रहा है। ये मीलों लंबी आबादी तक ये पानी जो है उसका दायरा कार है, उसकी ये पानी इतने बड़ी जगह पर मौजूद है और इसमें कसूरवार उन तमाम बल्दियाती नुमाइंदों का भी है जिन्होंने यहाँ पर अपनी आबादियाँ बसाई। गोठ आबादी स्कीम हो या कोई भी स्कीमों के जरिए, हमें तो सिर्फ हमारे बल्दियाती नुमाइंदे 4 साल तक ये बताते रहे कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। भाई आपके पास इख्तियार नहीं, किसी के पास तो होगा, बल्दियाती किसी के पास तो होगा, उस किसी से सवाल करें तो किससे करें? इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं सब में और जवाब देने को ठीक भी नहीं है। खुर्शीद बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और वो एक मोमेंट जज्बाती था, बहुत दिल से था, आंखों में नमी यूं ही नहीं तैर जाती। अरशद वोरा साहब, जो मनाजिर है इस इलाके के, बुजुर्गों को गोद में उठा के ले जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठा के ले जा रहे हैं, यहाँ से मूव करना पड़ रहा है। आज से फिर बारिश होनी है, 26-28 तारीख तक होनी है। सर अगला स्पेल कितनी बड़ी क़यामत लाएगा इस इलाके के लिए, कराची के लिए? वोरा साहब देखें, ये जो बात हो रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी की और ओनरशिप की, उस इलाके से जो है पीटीआई के जो एमएनए इलेक्ट हुए थे, उन्होंने शुरू में ही जब वीडियो एक वायरल हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो कि उनका और उनके एमपीए के झगड़े चल रहे थे ज़मीनों के चक्कर में, तो ये लोग सब उसी चक्कर में पड़ गए थे। ये कोई भी जो है बारिशों में मद के लिए उतरा नहीं है। ख़ास तौर पर जो ये प्रेजेंट मुंतखब बल्दियाती हुकूमत के लोग हैं, ये अब पहले तो क्योंकि अब जाने के दिन 4-5-6 दिन रह गए तो अब ये कोई नज़र भी नहीं आता। अब अंडर पासेज में, पहले तो अंडर पासेज में पानी में काम हो रहा होता था, वो भी नहीं हो रहा। अब कल पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी और पीएसपी के कारकुनान तमाम कल वहाँ पे सुरजानी टाउन में रहे हैं। वहाँ उन्होंने जो कुछ भी उनके, हालांकि उनके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जो कुछ भी वो हेल्प कर सकते थे पीएसपी फाउंडेशन की तरफ से वहाँ पे की है। इसी तरीके से और भी ईदी वगैरह के लोग भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें ये ओनरशिप की बात है। जिस तरह भी खुर्शीद बता रहे थे, ये पानी 1-2 दिन में निकलने वाला नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हो चुका है। कोशिश हमें साइरस सर ये करनी है कि पानी जल्द यहाँ से निकले, क्योंकि अभी और जिस तरह किरण ने भी कहा अभी और स्पेल आएगा तो मामला और ख़राब होंगे। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, आप ने भी बड़ा काम किया सुरजानी में, प्लीज़ वो भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप लोगों की टीम्स वहाँ पर गई हैं, हालात वहाँ पर देखें तो वाकई जिस तरह खुर्शीद भाई की आंखों में आंसू थे, वहाँ जो जाता है वो बड़ा परेशान हो जाता है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो शोएब। देखो हमारे कल टीम बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ काम करती रही, लेकिन ज़ाहिर है कितना भी हम काम कर लें, एक पार्टी या कोई एनजीओ एक महदूद काम कर सकती है। असल काम ये गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का काम होता है कि वो लोगों को जो रिहेबिलिटेट करे। दुनिया भर में इस तरह के आ जाती हैं मसाइल, तो लेकिन ये है कि फिर उसके बाद जो है हुकूमत को कोई काम करना चाहिए ना, तो हुकूमत की मशीनरी हमें उस तरह से नज़र नहीं आती है। अच्छा,
ठीक है, ये आर्मी आ गई है, मैं मानता हूं, और आना चाहिए, और बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो रेस्क्यू करा रहे हैं और हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन बात यह है कि ओवरऑल पूरा जो सिस्टम जब तक ठीक नहीं होगा तो ऐसे मौके पर बस हम यही कह के जान छुड़ाते रहेंगे कि आर्मी आ गई है और हम ही तो आर्मी लेकर आए। तो ये आर्मी को लाने से तो मसला हल नहीं होगा। आप सिस्टम ठीक कीजिए, आप प्रॉपर तरीके से सफाई सुथराई का निज़ाम बनाइए, जिसके पास जो इख्तियार है अगर वो काम करने लगे तो मसला हल हो जाएगा। तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम का मसला नहीं है। जो हुकूमती जमातें होती हैं उन पर तनकीद भी होगी, एहतसाब भी होगा, पूछा भी जाएगा। तो हम अपने बजट का हिसाब लेंगे। हम साबुन पे भी टैक्स देते हैं और मोबाइल फ़ोन के कार्ड पे भी टैक्स देते हैं। जब हम टैक्स देते हैं तो हम आप वफाकी हुकूमत से पूछेंगे कि तुम क्या कराची को दे रहे हो, पीपल्स पार्टी से पूछेंगे तुम सूबे को क्या दे रहे हो, 90% यहाँ से ले जाते हो, और एमक्यूएम से पूछेंगे कि आपकी बल्दिया का जो बजट है उसका हिसाब हमें दो, आपकी डीजल की पर्चियां अगर जारी हो रही हैं और कचरा नहीं उठ रहा तो उसका हिसाब दो। तो हम ये पूछेंगे। जहां तक हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज को मसले को उजागर भी करना चाहिए, सोल्यूशन भी पेश करना चाहिए और जो हो सके काम करना चाहिए। मैं तमाम बड़ी जमातों से पूछता हूं, जब कोरोना आया तो पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का क्या इस्तेमाल था उस कोरोना के रिलीफ में? एमक्यूएम के वर्कर्स कहां थे, क्यों नहीं काम कर रहे थे? इसी तरह से पीटीआई के वर्कर्स कहां थे? कराची में वो टाइगर फोर्स कहां है यार? यही पूछ लेते हैं, टाइगर फोर्स कहां है? यही पूछ लेते हैं। वो मतलब वो कहां होती है? ये सिर्फ जो है वो आप फैसिलिटेशन के लिए इस तरह के काम करें तो मुनासिब नहीं है। तो मैं समझता हूं सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मसला नहीं है, जिसके बस में जो है वो करना चाहिए। मैं इंशाल्लाह आज जाऊंगा 3 बजे, मुझे वहां पहुंचना है। मेरे वर्कर्स वहां अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के काम कर रहे हैं और हम अपने हिस्से का काम करते रहेंगे। अगेन मैं कहता हूं कि कराची का सोल्यूशन जो है वो चेन ऑफ कमांड में जो यूनिटी होना है, और दूसरी बात यह है कि पिछला एहतसाब होना चाहिए, हर एक को कटोरे में लाएं। ये सारी की सारे जितनी भी पार्टीज आज जितने भी मेहमान हमारे रहे, सारे के सारे लोगों का यही कहना था। ख्वाजा साहब, जितनी बातें हाफिज साहब ने की, इससे पहले शाहिद सैयद साहब भी हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि एक तरफ तो ये फेयर इलेक्शंस हो, एहतसाब हो, दूसरी जानिब उन्होंने इसके ऊपर खासा जोर दिया कि इस शहर को अभी भी ज़रूरत है एक और ईदी की। तो इदारे कहाँ हैं? अगर यही सब कुछ अब्दुल सत्तार ईदी को बार बार आके करना पड़े, उनके जैसे लोगों को करना पड़े, उसी जज्बे को मुतहरिक रहना चाहिए। सोसाइटी बनती ही इसी जज्बे पर है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बावजूद इसके अगर हम सिर्फ आस इसकी लगाएं कि एनजीओज आएंगी वो काम करेंगी, तो फिर इदारे कब मुतहरिक होंगे? प्लीज इसको एड्रेस कीजिएगा। किसी भी जी सर किसी भी मुल्क का वेलफेयर सिस्टम के लिए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का एक अहम रोल होता है, और वो भी गवर्नमेंट की एड के ऊपर चलती हैं, गवर्नमेंट के फैसिलिटेशन पे चलती हैं, गवर्नमेंट के एमओयूज पे चलती हैं। बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन जहां ये बात है, खैर मैं हाफिज साहब की तरह मुनाफकत से काम तो नहीं लूंगा। आपके वर्कर्स और जानी में काम कर रहे हैं, कराची शहर के बेटे हैं। आई अप्रिशिएट के जमात इस्लामी के वर्कर काम कर रहे हैं, वहां पर एमक्यूएम के वर्कर के कोरोना में एमक्यूएम ने बहुत काम किया है। सिर्फ ये नहीं करते, मुनाफकत इतनी नहीं करते जितना शहर के अंदर नफरत पहले ही इतनी है। इसको खत्म करें, शहर के मसले को हल करें और मिलकर करें। ये क्या कहना चाह रहे हैं, जरा वजाहत से कहें कि मैंने क्या गलत बात कही है, थोड़ा प्लीज। एमक्यूएम कोरोना में कहाँ थी? एमक्यूएम के वर्कर कहाँ थे? हमारे वर्कर, ये यूसुफ कोट पूरा हमारा इलाका है। हमारा इलाका क्या होता है? लाइन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पेस्ट ने डाली है, वहाँ पे दिन रात खड़े होकर काम कर रहे हैं। सब लोग काम कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं ना उसके ऊपर सियासत। आप काम करते हैं, 100 बार आपको सलाम कहेंगे यार, ऐसी थोड़ी बात है। लेकिन बहरहाल देखें, सबने देखा है। हमने बहुत काम किया है कोरोना में। अच्छी बात है, बताइएगा, हमें सिखाइएगा। आप उस्ताद हैं, सिखाइएगा। राशन दिया है, कहाँ किया था? आप अपनी रिवायती पॉलिटिक्स से हटे ना। रिवायती पॉलिटिक्स हमारी काम सर, हमारी रिवायती पॉलिटिक्स खिदमत करना है, हम कर रहे हैं। जब मौका मिलता है करते हैं। और आपकी रिवायती पॉलिटिक्स एनडीए जो आई है, जो कमेटी बनी है, ये बहुत मजबूरन बनी है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये हलीम आदिल शेख हैं, हमने ये कहा है कि खुदा के वास्ते इस कराची के ऊपर एनडीए में दें, हमें एफडब्ल्यूओ दें। पीपल्स पार्टी ने काम नहीं करना, और जब से ये एनडीए में आई है, आप देखें इनके तेवर बदल गए, इनके मुजाहरे शुरू हो गए पूरे सिंध में। 18वीं तरमीम इनको याद आ गई है, सिंध खतरे में पड़ गए, और वो एनडीए में आई तो दूसरे दिन मुराद अली साहब का एनडीए में के पीछे छुपेंगे क्या भाई? आप भी एनडीए में के पीछे छुप हो गए। आप अपनी बल्दिया का हिसाब दो। प्राइम मिनिस्टर को वो तुम कह के मुखातिब कर रहे थे, भाई एनडीए में आइए, एफडब्ल्यू आइए, तो आपके शहर को साफ करने आइए ना। तो ये शहर कोई आपकी जागीर थोड़ी, इस्लामाबाद का भी शहर है, ये केपीके का भी है, ये जमात इस्लामी, हम सबका शहर है। हमारी ख्वाहिश है, हमारी मर्जी से आइए एनडीए में। और अगर खुदा ना खास्ता ये फौज ना आए और ये नेवी के हमारे जो हमें सोल्जर्स हमें रेस्क्यू ना करें, तो सिंध हुकूमत के बाद जिस तरह आपने बताया, रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, डिप्टी कमिश्नर्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिविल डिफेंस है, सब के सब पिटारा खाली है।
करोड़ों रुपए के अखराजात हैं, लेकिन होना आना कुछ नहीं। ठीक है खालिद साहब, मेरे पास वक्त कम है। खालिद साहब वक्त कम है, मेरे पास आखिरी मिनट है। खालिद साहब मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं लास्ट कमेंट चाह रहा हूँ हलीमा अदिल शेख साहब से। हलीमा अदिल शेख साहब, अब आपको लगता है कोऑर्डिनेशन कमेटी के क़याम के बाद, क्योंकि जब हम सारी गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम इस पर ये नतीजा अखज़ कर पाए, सारी सियासी जमातें साथ होंगी, चेन ऑफ कमांड होगी तो ही काम सही तरीके से होगा। डू यू एग्री विद दैट? अब वाकई इसी तरीके से काम होगा और जो भी इसमें रोड़े अटकाएगा वो कराची का दुश्मन, वो पाकिस्तान का दुश्मन होगा? इस बात को तो मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। लेकिन मैं हाफिज साहब की एक बात करता चलूं। हाफिज साहब देखिए, 4 जैकेटें पहन के अपनी तस्वीरें पीछे से बनवा के डालने से नहीं होता। वो तो टाइगर फोर्स भी जैकेट पहन के सर, टाइगर फोर्स। मैं आता हूँ, मैं सुन लीजिए मेरी बात। सिंध के 60 अरब रुपए 50 लाख, ये कोटा सिस्टम का नोटिफिकेशन है मेरे पास, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। ये कोटा सिस्टम का नोटिफिकेशन का जवाब दे दीजिए। नहीं बोलता हूँ मैं जनाब, मैं बीच में नहीं बोलता। अच्छा सॉरी आप बात नहीं लगता हूँ, आपस में इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। करिए। बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह कराची में हमारे MP MNA मुझ समेत पूरे रमजान शरीफ में अपने हलकों में रहे, हमने राशन दिए, हमने इलाज करवाए, हम मौजूद रहे लोगों के साथ, हमें रहना था। टोपियां लगाकर, टोपी ड्रामे करके, जैकेटें पहन के, 4 तस्वीरें खिंचवा के और उसके बाद चंदा इकट्ठा करके काम नहीं चलाया करते। और पीपल्स पार्टी एक गधे को लेकर आ गई, गधे की तस्वीर लेकर चंदे, ये मुझसे कह रहे चंदा इकट्ठा करे काम नहीं चलता। प्राइम मिनिस्टर चंदा करे जिस मुल्क में, वो मुझसे कह रहा है चंदा इकट्ठा करने से काम नहीं चलता। प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया में कशकोल लेके घूमता रहे, वो मुझसे कह रहा है कि चंदा लेके काम नहीं चलता। खुदा का खौफ करो यार। आपके बीच में नहीं बोला हूँ, आप ऐसी बातें मत करो। आपके बीच में नहीं बोला हूँ मैं, आप ऐसी बातें मत करो। आपके बीच ये एक अखबार लेकर बता रहे कि नागिन चौरंगी मैदान जंग का नमूना पेश कर रहा है। मुर्तजा परसों गधा लेकर आ गए थे, लाहौर का गधा। ऐसा थोड़ी होता है। प्रॉमिस करें हलीमा अदिल शेख साहब, काम करेंगे, हमसे कहें काम करेंगे, ग्रीन लाइन बनाएंगे, कल हम आपको ग्रीन लाइन में कराची को पैसे देंगे, कोटा सिस्टम खत्म करेंगे। आप कोटा सिस्टम के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे, पढ़ के रखेंगे। शेख साहब डन हो गया, डन हो गया जी, डन हो गया। थैंक यू, मैं भी आऊंगा। थैंक यू सो वेरी मच, कल आइए इंशाल्लाह। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू वारिस साहब, थैंक यू हाफिज साहब, आप हमारे साथ थे। ख्वाजा साहब थैंक यू सो वेरी मच। आज हमने कोशिश की बिना बहस के, बिना झगड़े के बात हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं शोला बयानी आ गई। मामला हो कराची का, मामला हो मसाइल का, फिर बहस तो हो जाती है, फिर बैशिंग भी हो जाती है, फिर माजी का तस्करा भी हो जाता है, लेकिन माजी से निकलिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। लेकिन इस वक्त खुदा हाफिज कहिए। खुदा हाफिज कहते हैं जनाब। करेंगे मुलाकात कल इस उम्मीद के साथ कि जब हम कल मिल बैठेंगे तो हम इंशाल्लाह यही सोच रहे हैं कराची के मसाइल हल होने के करीब हैं। तो बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।